कहाँ तक बात हो गई थी लास्ट क्लास में? ओके, अबे लिखिए, लिखिए, if one nucleophile is being replaced by other nucleophile, if one nucleophile is being replaced by other nucleophile, if one nucleophile is being replaced by other nucleophile, अबे ऊपर हेडिंग लगी हुई न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आवाज आएगी, बोलने दोगे तो आवाज आएगी ना, तुम सारे राक्षस खुद ही चिल्लाते रहते हो। If one nucleophile is being replaced by other nucleophile, then reaction is known as nucleophilic substitution. If one nucleophile is replaced by other nucleophile, then reaction is known as nucleophilic substitution. अब देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई भी मैकेनिज्म से हो, चाहे वो SN1 से हो, चाहे SN2 से हो, SNAR से हो, SNAE से हो या SNI से हो, सिंपल सी बात है, एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर दिया है तो रिएक्शन क्या कहलाएगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और आज अपना मेन टारगेट रहेगा SN2। SN2 को ऑलमोस्ट अपन क्या कर देंगे? टाइम बुला देंगे भाई, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आज अपन डिस्कस भी करेंगे। SN1 और SN2 के लिए पर्टिकुलरली हमने किसकी बात की थी? स्टीरियोकेमिस्ट्री की। जितने जुगाड़, जितने भी फालतू फालतू की बातें हैं, उन सबको साइड में रख देना। अरे ये लाइव आवाज आएगी, बोला उसको थोड़ा बढ़ाएगा आवाज। अब नहीं, वो तो कल तो गलती से म्यूट रह गया था। हाँ मैं जानता हूं कि सर हम धूप में आए, हमें तो फायदा मिलना चाहिए, दूसरे का नुकसान होता तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ चलिए भाई, देखिए हम बात करने वाले हैं SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म ध्यान से सुनेंगे भाई, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं और वैसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। SN2 मैकेनिज्म में थ्योरी के अंदर कम से कम नहीं तो 20 से 25 क्वेश्चन बना सकता है वो, और जब जब उसने थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बनाए हैं, उसने सुलटाया ही है। चलिए भाई, अबे सामने वालों को बिगाड़ोगे तुम। देखिए स्टार्ट करते हैं SN2 मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले यहां पर आपको लिखना ढंग से आना चाहिए, कुछ लोग पागलों की तरह इस SN2 को ऐसे, क्लियर, ये N सबस्क्रिप्ट के तौर पर इस्तेमाल लिया जाता है। यहां बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बैठ सकते हैं। देखिए 2 का मतलब हमारे साथ बायोमोलिक्यूल, 2 का मतलब हमारे सामने रहेगा बायोमोलिक्यूलर, ठीक है। N का मतलब रहेगा न्यूक्लियोफिलिक, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई, N का मतलब रहेगा न्यूक्लियोफिलिक। इस रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें, नहीं है बायोमोलिक्यूलर, और N का
तुम्हें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? एस का मतलब हमारे सामने रहेगा सब्स्टिट्यूशन। क्या रहेगा? एस का मतलब हमारे सामने रहेगा सब्स्टिट्यूशन। सो इट्स ए बाई मोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम चिल्लाओगे तो ऐसा ही होगा। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान से सुनेंगे। अभी हमें केवल ये देखना, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल SN2 से लिविंग ग्रुप को रिप्लेस करता है तो उसका मेथड क्या रहेगा, उसका मैकेनिज्म क्या रहेगा। कब SN2 होगा ये अलग मैटर है। अब पहले बात ऐसे चल रही कि कैसे SN2 मैकेनिज्म होता है। क्लियर? मान लीजिए हमारे सामने ये सबस्ट्रेट है, यहां पर R है, H है और ये D है, लगा हुआ है कोई भी एलोजन, मान लीजिए ब्रोमीन यहां पर जुड़ा हुआ है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है किसके साथ? OH माइनस के साथ। इसकी रिएक्शन करवा दी है OH माइनस के साथ। देखिए SN2 होता कैसे है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये कौन है? लिविंग ग्रुप। और लिविंग ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ता है वो कार्बन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट होता है। ये कार्बन कौन सा है? ये रहा अल्फा कार्बन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है SN2 मैकेनिज्म के अंदर? वो डायरेक्ट खुद अटैक करता है किसके ऊपर? अल्फा कार्बन के ऊपर। वो अल्फा कार्बन के ऊपर करेगा अटैक, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, खटैक, और लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा यहां से, इस प्रकार से। क्लियर? लिविंग ग्रुप बाहर निकल चुका है और लिविंग ग्रुप की जगह किसने ले ली है? न्यूक्लियोफाइल ने। देखिए वन न्यूक्लियोफाइल इज रिप्लेसिंग अदर न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इट इज वन स्टेप रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन होती है? वन स्टेप। सीधा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लिविंग ग्रुप को बाहर निकाल दिया, दैट्स ऑल। मतलब सर इतनी सी रिएक्शन है? यस, इतनी सी रिएक्शन है। अब अगर इतनी सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो यही इस रिएक्शन का कैसा स्टेप रहेगा? यही इस रिएक्शन का स्लो स्टेप रहेगा, यही इस रिएक्शन का RDS रहेगा, यही इस रिएक्शन का क्या रहेगा? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि आप ये कह सकते हैं ये इस रिएक्शन का क्या रहने वाला है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाएंगे। क्या जो लिविंग ग्रुप है वो RDS में बाहर निकल रहा है? क्या जो लिविंग ग्रुप है वो RDS में बाहर निकल रहा है? यस। इसे हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप। तो जो आपके लिविंग ग्रुप का बॉन्ड है वो RDS में टूट रहा है, यानी कि रिएक्शन का जो रेट है वो लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करेगा। रिएक्शन का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा? पर डिपेंड करने वाला है। रिएक्शन के रेट की अगर अपन बात करना चाहें, मैं लिखना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मतलब तो इसको मैं RX लिख सकता हूं, D/dt, और ये हमारे सामने रहेगा RX। क्लियर? इज इक्वल टू, माइनस का साइन क्यों लगाया शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये रहेगा K का मतलब क्या रहने वाला है? रेट कांस्टेंट। मोलर कंसंट्रेशन RX का मतलब क्या होगा? एल्काइल हैलाइड, रेज टू पावर 1। फिर अगर अपन बात करना चाहें मोलर कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस की जगह मैंने क्या लिख दिया है? न्यूक्लियोफाइल। इन जर्नल में बोल दिया है। तो ये आपके सामने इस एक्सप्रेशन आने वाला है। क्या आने वाला है? रेट लो एक्सप्रेशन आने वाला है। यहां से हमें पता चला है कि रिएक्शन किसको फॉलो करता है? ये रिएक्शन करता है सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। यानी कि अगर हम बात करना चाहें तो ये बोलेंगे फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहेंगे। SN2 रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और RDS के अंदर दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या रहने वाली है? मॉलिक्यूलरिटी इसकी दो रहने वाले बाइमोलिक्यूलर रिएक्शन हमारे सामने है। अब बच्चे को बढ़िया तरीके से पता चल जाता है कि SN2 रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। लेकिन इसी चक्कर में आप कई बार जज्बाती हो जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आए स्टेटमेंट को एंड तक पढ़ना है। एग्जामिनर क्या बोलता है? SN2 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इतना सुनते ही बिखर जाते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, ये तो सेकंड ऑर्डर है। पूरा तो सुन लिया करो पहले। SN2 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड। यस, एल्काइल हैलाइड के केस में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। SN2 रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, ये भी सही है। एंड ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर कैसा आने वाला है? ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर आएगा सेकंड। तो पूरी स्टेटमेंट पढ़ना है हमें। हम जल्दबाजी में कई बार सुलझ जाते, वापिस लौट के आने का मौका हमारे पास नहीं है। एक बार नेगेटिव हो गया तो घर पे आके पढ़ते हैं ये स्टेटमेंट था क्या, कोई मतलब नहीं रह जाएगा उसके बाद। क्लियर? तो ये तो हमारे सामने हो गई रिएक्शन। कई बार एग्जामिनर होता है डेढ़ जाना। क्या होता है? डेढ़ जाना। स्टूल नहीं मिला क्या? उनको बोलो एक बार अरेंज करेंगे। ठीक है। अबे ये रहा, देखो इधर से ले लो।
वापस ध्यान से, हाँ मैंने लिए सारे पैसे। राक्षस, देखिए ध्यान से सुनेंगे। कई बार एग्जामिनर क्या करता है कि रिएक्शन SN2 ही होती है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो सोलवेंट बन जाता है। सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगता है। अगर सोलवेंट ही न्यूक्लियोफाइल का काम करने लगेगा तो SN2 रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगी। किसको फॉलो करेगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर को। देखिए बच्चों वाली बात है कि सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ये दुनिया जानती है। एग्जामिनर बोलेगा इफ न्यूक्लियोफाइल, इफ सॉल्वेंट इज बिहेविंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, और आप जानते हैं सॉल्वेंट की मोलर कंसंट्रेशन में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं आता है, तो यही रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर बन जाएगी। यही रिएक्शन क्या बन जाएगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ध्यान रखना, गेम जरूर खेलेगा। अब अपन बात करते हैं रिएक्शन हुई कैसे, किस प्रकार से न्यूक्लियोफाइल ने लिविंग ग्रुप, ये तो खटैक से रिएक्शन हो गया, एलिमेंट्री रिएक्शन है। अब इसमें अपन वाले हैं, ध्यान से सुनते रहेंगे भाई। मान लीजिए ये हमारे सामने है, वही हमारा एल्काइल हैलाइड। कौन लगा हुआ है यहाँ पर? ब्रोमीन। वैस के ऊपर कौन लगा हुआ है? डी H। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल इसको कैसे अप्रोच करता है, कैसे इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ध्यान से सुनना, तबियत से सुनना। मान लीजिए अगर अपन बात करें, एक एटम A है और एक एटम हमारे सामने क्या है? B। इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल के अंदर इसके पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, MOT पर जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं? MOT पर। अगर इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया तो आप जानते हैं अगर पहला बॉन्ड बना है तो कौन सा बनकर आएगा? सिग्मा। आप बोल सकते हो सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, सामने सिग्मा बीएमओ बनेगा, और ये हमारे सामने क्या बनेगा? सिग्मा एबीएमओ बनेगा कि नहीं बनेगा? टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स तो किस में चले जाएंगे? बॉन्डिंग में। और ये एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार क्या रहेगा? खाली। अगर दो एटम्स के बीच में, ध्यान से सुनना है, मोटी की बातें चलेंगी भैया। अगर दो एटम्स के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन है तो जाहिर सी बात है अगर उनमें सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। अगर उनके बीच में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स है, पाई एंटी बॉन्डिंग में नहीं है। क्योंकि अगर गलती से मैंने इसके एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन्स रख दिए तो बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 0 और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। अगर दो के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना है तो लाजमी है उसका सिग्मा स्टार तो क्या है? खाली है, और उसका सिग्मा वाला बॉन्डिंग वाला है वो क्या है? फील्ड है। हमें पता है कि ये जो लिविंग ग्रुप है ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकलने वाला है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर लिविंग ग्रुप का एक ही काम होता है कि उस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को समेट के बाहर निकलना है। क्या करना है? समेट के बाहर निकलना है। कई बार वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कई बार वो निकलेगा विद द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। SN1 में बात करेंगे, सॉल्वेंट प्रमोट करेगा इसके लिविंग ग्रुप के निकलने के लिए। कैसे निकलने वाला है? द हेल्प ऑफ न्यूक्लियो। न्यूक्लियोफाइल कैसे इसको अप्रोच कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की एक अप्रोच ये हो सकती है कि यहां पर करे अटैक और यहां निकल जाए अटैक। होता नहीं है, समझिए मेरी बात को। देखिए इसे बेटा हम बोलते हैं फ्रंट साइड, बोलते हैं फ्रंट, ये रहेगा फ्रंट साइड अटैक। सर ये क्या होता है? फ्रंट साइड अटैक। जिस साइड से आपका लिविंग ग्रुप निकलता है अगर उसी साइड से न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है तो उसे फ्रंट साइड अटैक का नाम दिया जाता है। लिखती है कि फ्रंट साइड अटैक फिजिबल नहीं है। न्यूक्लियोफाइल SN2 के अंदर फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर सकता, ये फिजिबल नहीं है। उसका रीजन है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल और आपके लिविंग ग्रुप होता है, दोनों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हालांकि बहुत ही फर्जी सा रीजन है, आपके लेवल पर उसने बता दिया, अच्छी बात है। अब बीच में मत बोलोगे भाई, ध्यान से सुनते रहना। एक बात भी अगर स्किप होगी ना तो एक पॉइंट कम हो जाएगा, वाला एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन सुलझ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर गलती से भी मेरी कंसंट्रेशन ब्रेक हुई, एक पॉइंट स्विच करके सीधा दूसरे पर चला गया, तेरे को लगेगा बहुत ज्यादा बातें बता दी है, फिर भी एक आधा बात क्या हो जाएगा? मिस हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहना। आप जानते हैं इसी दिन के लिए आप यहां पर टिके हुए कि रिएक्शन मैकेनिज्म आपको पढ़ना है, ध्यान से सुनना। तो फ्रंट साइड अटैक फिजिबल नहीं है किसी भी हालात में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल फिर इस बॉन्ड को तोड़ कैसे रहा है। देखिए आप कौन सा बॉन्ड तोड़ना चाहते हैं? सिग्मा। अगर सिग्मा बॉन्ड तोड़ना है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार में जाना चाहिए। कहा जाना चाहिए? सिग्मा स्टार में। और इसके जस्ट अपोजिट साइड हमारे सामने ये कौन होता है? सिग्मा स्टार। तो न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक ना करके न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक करता है। कहां अटैक करता है? बैक साइड। बैक साइड अटैक होने का मतलब है कि रिएक्शन तभी होगी जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होगा, और कोलिजन भी कैसा होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। किसके साथ? प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल मस्ट कोलाइड विद सिग्मा स्टार। दिस न्यूक्लियोफाइल मस्ट कोलाइड विद सिग्मा स्टार, और ये सिग्मा स्टार बैक साइड में होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल करता है बैक साइड से अटैक और बॉन्ड टूटता है अटैक।
तो फ्रंट साइड अटैक SN2 रिएक्शन में फिजिबल नहीं है, और बैक साइड अटैक जो होता है वो फिजिबल होता है। कहां से अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल? बैक साइड अटैक यहां पर हमारे सामने रहेगा, और यहीं से पूरी रिएक्टिविटी जो इसकी है वो हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से SN2 के अंदर किस की रिएक्टिविटी ज्यादा रहेगी और किस की रिएक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी। देखिए अपने पास बोर्ड छोटा है, पहले यहां तक छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी से सुलटा देंगे, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। बेटा वो गलती से हो गया था कैमरा ऑफ, आज नहीं होगा। कैमरा नहीं था, वो ऑडियो ऑफ हो गया था। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी जल्दी। सही बात है, मैं तो डर गया। जल्दी जल्दी छापो, जल्दी 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 छापेंगे। SN2 रिएक्शन कौन से ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। SN2 के अंदर कौन सा अटैक फिजिबल होता है? बैक साइड, और बैक साइड अटैक ऑलवेज लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड फ्रंट साइड अटैक लीड्स रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। SN1 के अंदर दोनों अटैक्स आपको होते हुए दिखाई देंगे। बहुत शानदार बातें आज अपन पढ़ेंगे और उनका डायरेक्ट लिंक SN1 से होगा। जो फैक्टर SN2 को दबाने की कोशिश करेंगे वही फैक्टर SN1 को प्रमोट कर रहे होंगे, पर्टिकुलरली स्टेरिक फैक्टर, पर्टिकुलरली स्टेरिक फैक्टर हम देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको बताया है, आप लोग बस ये पढ़ते रहते हैं सिग्मा स्टार पर अटैक होगा, सिग्मा स्टार पर अटैक होगा। अगर गलती से आपने इसके सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए तो बताइए कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक। दैट्स व्हाई हम सिग्मा स्टार पर अटैक करवाते हैं। जिस भी बॉन्ड को तोड़ना है उसके एंटी बॉन्डिंग में अटैक करवा दीजिए। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब बॉन्ड ब्रेक हो चुका है। अब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन आपको कार्बोनिल कंपाउंड्स में भी ध्यान रखनी है। यहां अपन क्यों बात करते हैं बैक साइड अटैक की? क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स ये पूछा जा चुका है SN2 में अटैक कहां से करता है न्यूक्लियोफाइल, लेकिन कार्बोनिल कंपाउंड में हम कभी बात नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज, हालांकि एनसीईआरटी ने तो बहुत कायदे से लिखा है, जितना यहां हुआ उसने सुलटा दिया है क्या? चलिए अब एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगा? बैक साइड अटैक होगा। अब बैक साइड अटैक का अगर अपन बात करें तो किस प्रकार से चीजों को लिंक कर सकते हैं, ध्यान से सुनना भाई। ये अपने पास कुछ इसी प्रकार से है, यहां पर रहने वाला है R, यहां पर रहने वाला है PR, यहां पर वैज के ऊपर कौन है? D है भाई। यहां पर अगर अपन बात करें तो वैज के ऊपर कौन है? D, और डैश के ऊपर अगर अपन बात करना चाहें तो कौन है? H। कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा, यानी कि लिविंग ग्रुप है। हम समझने के लिए एलोजन ले रहे हैं, आगे चलकर ये लिविंग ग्रुप कोई और भी हो सकता है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला बॉन्ड हमें तोड़ना है, तो ये सिग्मा है। इसके अपोजिट ये कौन रहने वाला है? सिग्मा स्टार। क्या रहने वाला है? सिग्मा स्टार। देखिए न्यूक्लियोफाइल करेगा, न्यूक्लियोफाइल कौन हमारा? OH माइनस रिएक्शन में, तो न्यूक्लियोफाइल करेगा यहां पर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। इट्स एन एलिमेंट्री रिएक्शन, ध्यान से सुनते रहना। एलिमेंट्री रिएक्शन का कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। रिएक्शन के अंदर ट्रांजिशन स्टेट जरूर होता है। ट्रांजिशन स्टेट इज अ डिफरेंट थिंग एंड इंटरमीडिएट इज ए डिफरेंट थिंग। ट्रांजिशन स्टेट को कभी आइसोलेट नहीं किया जा सकता। ये एक हाई एनर्जी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है रिएक्टेंट्स के बीच में, और इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हैं। अगर आपकी रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? कितनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी? मात्र एक ट्रांजिशन स्टेट आपके सामने बनती हुई नजर आएगी। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। अब हम इसको स्लो मोशन में समझना चाहते हैं। किस में समझना चाहते हैं? स्लो मोशन के अंदर समझना चाहते हैं। जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर किस प्रकार को आपको देखने को मिलेगा? यहां पर मिलेगा R, यहां पर अगर अपन बात करना चाहें H, और यहां पर हमारे सामने कौन मिलेगा? D। ये देखिए जो एटम अभी तक मैंने लिखे हैं, एटम्स और ग्रुप्स, ये सारे सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगे। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कहां पर लाई करेंगे? सेम प्लेन के अंदर ये लाई करेंगे। और जो आपका न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप है वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये जो ऑर्बिटल मैं आपको दिखा रहा हूं, ये कार्बन का पी ऑर्बिटल है, यानी कि उसने यहां पर अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर लिया है। यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन बात करना चाहें
sp3 है, कोई p ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को लेकर अगर अपन बात करना चाहें तो ये sp2 हो चुका है। sp2 होने का मतलब है, sp2 होने का मतलब है कि यहां पर p ऑर्बिटल अवेलेबल है, और इस p ऑर्बिटल से मैं नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशन निकाल कर लाऊंगा। ध्यान रखना है, बहुत कमाल की चीज है। कैसी हाइब्रिडाइजेशन हो गई है? sp2 ऐसा रहता है इस साइड से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो पार्शियली बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है, मैंने यहां पर पार्शियल नेगेटिव लिखा है, और जो लिविंग ग्रुप है वो अपना बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। इस पर भी मैंने कैसा लिखा है? पार्शियल नेगेटिव। बताइए इधर रिएक्टेंट साइड टोटल माइनस चार्ज कितना है? -1 है कि नहीं है? तो टीएस में दोनों मिलाकर -1 बनाएंगे। डेल्टा का कोई मैग्नीट्यूड होता नहीं है, इट इज ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। बहुत सारे मूर्ख बार बोलेंगे सर ये माइनस चार्ज लिखा है क्या? इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करने का क्या है? साइन है। क्या है? साइन है। अब ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ क्यों है। अगर आप गौर से यहां पर देख पाएंगे तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है आपकी, जहां sp3 कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। और मैं अगर टेट्राहेड्रोन बनाने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनते रहना, अगर मैं टेट्राहेड्रोन यहां पर बनाने की कोशिश करता हूं, देखिए एक एटम ये है, यस, दूसरा एटम ये है, तीसरा एटम हमारे सामने ये है। इन तीनों को मिलाते हुए अगर मैं टेट्राहेड्रोन बनाने की कोशिश करता हूं, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो यहां पर आपको वॉइड दिखाई देगा। इन तीनों स्पेस के बीच में से गैप दिखाई देगा। ये वाला जो वॉइड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें से जाकर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है। किसके अंदर? एंटी बॉन्डिंग के अंदर। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इसकी तरफ अप्रोच करता है तो ये वाले जो एटम्स हैं ये रिपल्सन फील करते हैं। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अप्रोच करने की कोशिश करता है, ये जो एटम्स हैं जो ट्राइंगल पर बने हुए हैं, ट्राइंगल की वर्टिसेस पर, ये रिपल्स, ये धीरे धीरे आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसे आपने अम्ब्रेला इन्वर्जन के अंदर भी पढ़ा था, ये एटम्स धीरे धीरे क्या करने लगते हैं? आगे की तरफ मूव करने लगते हैं। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जब ये मूव करते करते, जब ये मूव करते करते तीनों के तीनों एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं, तीनों के तीनों एटम एक ही प्लेन में आ जाते हैं। वो हमारे सामने सिचुएशन होती है ट्रांजिशन स्टेट की। देखिए इसको समझने की कोशिश करेंगे बड़े ही ध्यान से। ट्रांजिशन स्टेट तक हम किस प्रकार से पहुंच रहे हैं उसको हमें समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ट्रांजिशन स्टेट से नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या किए जाते हैं? पूछे जाते हैं। बहुत मतलब बाढ़ आ जाएगी क्वेश्चंस के SN2 में थ्योरेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या बात करना चाहता है। ये हमारे सामने मान लीजिए कोई टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर है? टेट्राहेड्रल हमारे सामने स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल विल अप्रोच फ्रॉम द बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल जैसे यहां पर एंटी बॉन्डिंग है कि नहीं है? ये लिविंग ग्रुप है, ये वेज है, ये डैश है, ये सॉलिड लाइन है। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से क्या करता है? अप्रोच। जैसे बैक साइड से अप्रोच करता है, ये वाले एटम्स क्या फील करते हैं? रिपल्सन, और इससे अलग आगे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे इसकी तरफ मूव करेंगे और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कुछ सिचुएशन आपको इस प्रकार की दिखाई देगी। ये मूव करके तीनों एटम्स, देखिए किसको छोड़कर? न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को छोड़कर ये तीनों एटम और ग्रुप एक प्लेन के अंदर आ जाते हैं, और इस प्रकार से बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। इस प्रकार से बनती है आपकी ट्रांजिशन स्टेट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, दे लाई इन द सेम प्लेन। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये इस प्रकार से आपके सामने ट्राइगोनल प्लेनर बन जाएंगे, सेम प्लेन के अंदर लाई कर रहे होंगे इस प्रकार से। क्लियर? न्यूक्लियोफाइल यहां से बॉन्ड बना रहा होगा और लिविंग ग्रुप यहां से हट रहा होगा। अब ट्रांजिशन स्टेट को लेकर वो आपसे ढेर सारी बातें कर सकता है। इस ट्रांजिशन स्टेट को आप इमेजिन कीजिए, ट्रांजिशन स्टेट एग्जैक्टली PCl5 जैसी होती है। कैसी होती है? PCl5। देखिए PCl5 में अगर अपन बात करना चाहें, ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? इक्वेटोरियल। ये कौन से बॉन्ड्स होते हैं? एक्सियल। क्लियर? तो देखो ये तो वो एटम्स और ग्रुप्स हैं जो कौन है? जो लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को छोड़कर। ये हमारे सामने R, H और D, दे विल लाई इन द सेम प्लेन। यहां पर मान लीजिए आपका कौन रहने वाला है? न्यूक्लियोफाइल। यहां पर आपका कौन रहने वाला है? लिविंग ग्रुप। कुछ इस प्रकार से रहता है। ये देखिए कैसे आपके सामने स्ट्रक्चर बनकर आएगी। ये बनकर आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है और लिविंग ग्रुप होता है, उनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का मिलेगा? 180 डिग्री। अब ध्यान से सुनना, बोलेगा ट्रांजिशन स्टेट, SN2 की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बताइए 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल कितने हैं? 180 डिग्री के बॉन्ड एंगल कितने हैं? एक। किन किन के बीच में है? वो आपके न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप के बीच में है। दूसरा क्वेश्चन उसका होगा कि SN2 रिएक्शन की ट्रांजिशन स्टेट के अंदर 120 के बॉन्ड एंगल कितने हैं? ये देखिए PCl5 के साथ रिलेट कीजिए, 120 एक,
122 और 123 कितने हैं? 120 के 3। फिर आपसे पूछेगा 90 के बॉन्ड एंगल कितने हैं? 6। ये सारी बातें SN2 की ट्रांजिशन स्टेट को लेकर हो रही है। क्लियर? जैसे जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे लिविंग जो आपके लिविंग ग्रुप हैं और ये ग्रुप उससे दूर हटते जा रहे हैं। जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट होती है, रिएक्शन के कंप्लीट होते हुए देखिए न्यूक्लियोफाइल किधर आकर जुड़ेगा? इधर। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हमारे सामने जुड़ जाता है। यहाँ पर जो वेज पर था वो वेज पर ही रहेगा डी। डैश पर कौन रहने वाला है? हाइड्रोजन। और बाहर कौन निकल जाता है? लिविंग ग्रुप। ये हमारे सामने रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इट completes in a single step. There is no intermediate. There is only single transition state. अब ध्यान से सुनना, जैसे ही आप बात करते हो इसकी प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट के अंदर आप वही टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करने की कोशिश करें, इधर देखिए, इधर हमने किससे बनाया? R H और D। तो यहां पर भी हम किससे ड्रॉ करेंगे? R H और D। इस प्रकार से जब हम ये टेट्राहेड्रॉन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, वहां कौन लिया था हमने? लिविंग ग्रुप। यहां पर कौन लेना पड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल। गौर से देखना भाई लोगों, अगर अपन इस ट्राइंगल को देखें तो दोनों में आप इस ट्राइंगल को ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर जो ट्राइंगल बनी हुई है ये लिविंग ग्रुप के किधर बनी हुई है? किधर बनी हुई है? लेफ्ट साइड। और यहां पर जो बनी हुई है न्यूक्लियोफाइल के किधर बनी हुई है? राइट साइड। इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है sp3 कार्बन पर, ध्यान से सुनना, जब भी न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है sp3 कार्बन के ऊपर, तो ये जो टेट्राहेड्रॉन है इट टर्न्स इनसाइड आउट, ये पलटी मार जाता है। यहां पर जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो एकदम पलट जाता है। इसे ही इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है। इसको सबसे पहली बार 1958 में प्रोफेसर वोल्डन ने क्या किया था? पता किया था, मतलब पहली बार उसने पता किया था कि ये इन्वर्जन होता है। जब तक आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया भी नहीं गया था, जब तक सीआईपी ने आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताया भी नहीं था। ये तो लेट 90s में आया है आरएस कॉन्फ़िगरेशन जाके, लेकिन वोल्डन ने, प्रोफेसर वोल्डन ने इसको पहले ही ऑब्जर्व कर लिया था और इसे बोला गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपसे पूछे क्या SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है? यस। ध्यान से सुनना, तुम एक बात रट के चलते हो, SN2 में इन्वर्जन होता है, SN2 में इन्वर्जन होता है। कहां? कोई नहीं पता। इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन उस कार्बन पर होता है जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है वहां पर न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करके तो टेट्राहेड्रॉन बनता है उसको पलट देता है। इट टर्न्स इनसाइड आउट। देखिए अगर आप इसको रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि घूम के यहां से यहां आ गया। देखो उधर, ये ऐसे पलटी मार गया कि नहीं मार? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का नाम दिया गया। इसका कोई लेना देना नहीं है आरएस कॉन्फ़िगरेशन से, भले ये कायरलिटी सेंटर हो या ना हो, इन्वर्जन हमेशा होगा। एवरी SN2 रिएक्शन कंप्लीट्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हर SN2 रिएक्शन के अंदर इन्वर्जन होगा, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। और कौन से कार्बन पर ये इन्वर्जन होता है? ये इन्वर्जन होता है उस कार्बन पर जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ध्यान से सुनो, अब आएगी स्टीरियो SN2 की। जब क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा दिस रिएक्शन प्रोसीड्स वाया SN2 मैकेनिज्म, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। तो हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन की मदद लेनी है। किसकी मदद लेनी है? आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। आरएस आपको यही बताता है कि अगर एटम्स और ग्रुप्स का रिलेटिव अरेंजमेंट बदल चुका है, अगर एटम्स और ग्रुप्स का रिलेटिव अरेंजमेंट बदल चुका है तो कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी। और इसमें रिलेटिव अरेंजमेंट चेंज हो चुका, आपने ध्यान दिया नहीं दिया वो अलग बात है। इधर आओ, देखिए ये हमारा कौन है? लिविंग ग्रुप। बताइए जब लिविंग ग्रुप से क्लॉकवाइज चलता हूं तो पहले कौन आता है? टी, फिर कौन आता है? एच, और फिर कौन आता है? आर। क्लॉकवाइज में ऐसा आता है। इधर आओ, न्यूक्लियोफाइल से एंटी क्लॉकवाइज चलने पर डी आ रहा है और क्लॉकवाइज चलने पर सीधा कौन आ रहा है? आर। इसका मतलब यहां पर एटम्स और ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है बदल चुका है। क्या हो चुका है? बदल चुका है। और ऐसा हुआ क्यों? ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है। क्या हुआ है? बैक साइड अटैक। मतलब सर हमेशा बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन। यस, अगर कहीं पर भी बैक साइड अटैक होगा तो उस पर्टिकुलर कार्बन पर इन्वर्जन हो जाएगा और इन्वर्जन का आरएस कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर ये कायरलिटी सेंटर हुआ तो हम आरएस की मदद से जरूर पहचान लेंगे, आरएस की मदद से जरूर पहचान लेंगे। कुछ केसेस में आरएस कॉन्फ़िगरेशन हमारा फेल हो जाएगा, वो केसेस आपसे कभी नहीं पूछे जाएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो आ भी गए ना तो फिर कोई नहीं पहचान सकता। सिंपल वाले
स्ट्रक्चर में भले ही पहचान ले, अगर उसने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया तो मास्टर भी फेल हो जाएंगे, हम भी फेल हो जाएंगे। कोई कितना भी इंटेलिजेंट बन ले, अगर SN2 रिएक्शन का प्रोडक्ट पहचानना है तो आरएस की मदद लेनी पड़ेगी। सर ये आरएस से कैसे पहचानेंगे? इधर आइए, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये कायरलेडी सेंटर है आपका, यस। कायरलेडी सेंटर पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, यस। तो कायरलेडी सेंटर पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, केवल उसी पर ही इन्वर्जन होगा। कि चाहिए इसमें 25 कायरलेडी सेंटर होते, किसी पर इन्वर्जन नहीं होता। बताइए ब्रोमीन को नंबर कितना मिलेगा? प्रायोरिटी ऑर्डर 1। उसके बाद आर में क्या होते हैं? कार्बन, तो इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? सेकंड। एच और डी में से किसको प्रायोरिटी दोगे? डी को, तो इसको मिलेगी थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ। देखिए फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? डैश पर। तो 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? एस। अगर यहां कॉन्फ़िगरेशन एस है तो आपके प्रोडक्ट में क्या आना चाहिए? आर। सिंगल स्टीरियोआइसोमर बनता है। SN2 रिएक्शन ऑलवेज गिव ए सिंगल प्रोडक्ट विद 100% इन्वर्जन। अब अपन बात करते हैं प्रोडक्ट के अंदर। देखिए प्रोडक्ट के अंदर इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारा चल रहा है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? आर। ये किन केसेस में फेल होता है? ध्यान से सुनना। जब आपके लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल का प्रायोरिटी ऑर्डर अलग होता है, तब ये फेल हो जाता है। और मैं बताऊं, जब ये फेल होगा ना तो कोई पहचान भी नहीं सकता। कोई कितना भी इंटेलिजेंट बन लो, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में पहचान सकते हो जहां पर आपको लग जाएगा कि हाँ कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है, मेरे पास लेकर आओ, मैं चेंज करके देता हूं, बिना आरएस के कोई पता कर दे तो ये किसी काम की चीज नहीं है। हमेशा हमारे सामने ऐसा ही आएगा जब आपके लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को प्रायोरिटी क्या मिल रही होगी? सेम। गौर से देखिए, ये पूरा इस बात पर डिपेंडेंट है कि आपके न्यूक्लियोफाइल को क्या प्रायोरिटी मिली है और आपके लिविंग ग्रुप को क्या प्रायोरिटी मिली है। और नीट में आने वाले क्वेश्चंस में दोनों को प्रायोरिटी क्या मिलेगी? सेम। यानी कि आप आंखें बंद करके आरएस की मदद लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर अगर एस कॉन्फ़िगरेशन है तो प्रोडक्ट केवल आर कॉन्फ़िगरेशन वाला बनेगा। यानी कि यहां पर हमारे सामने बनकर आता है, ये जेई का क्वेश्चन है भाई, सिंगल स्टीरियो आइसोमर। क्या बनकर आता है? सिंगल स्टीरियो आइसोमर। आधी से ज्यादा जनता को ये समझ में नहीं आता। ये जेई में आया था कि इन SN2 रिएक्शन सिंगल स्टीरियो आइसोमर इज फॉर्म। बिल्कुल सही है। सिंगल का मतलब है कि यहां इस कायरलेडी सेंटर से आर भी बन सकता है और एस भी बन सकता है, लेकिन बनेगा केवल कौन सा? आर वाला। यहां से जब ये रिएक्शन करेगा तो केवल आर वाला बना कर देगा, एस वाला नहीं बना कर देगा। क्योंकि अगर एस वाला बन जाता तो उसे बोलते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और SN2 के अंदर रिटेंशन होता नहीं है। अब मैं आपसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आपको सोच समझ कर जवाब देना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इन SN2 रिएक्शन? एनएंशियोमर्स है। अबे राक्षसो, इसमें OH है और इसमें कौन है? दे आर नॉट इवन आइसोमर्स, दे आर नॉट इवन। और हम क्या बोल रहे हैं? क्योंकि हमें पता है एस है तो आर बनेगा, आर है तो एस बनेगा, लेकिन ये आपस में आइसोमर भी नहीं है। ये तो बता रहा है कि आपके न्यूक्लियोफाइल के रिस्पेक्ट में और लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या है? डिफरेंट है। इसी को ही हम अम्ब्रेला इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन के नाम से जानते हैं। कोई आपसे पूछे व्हाट डू यू बाय इन्वर्जन इन SN2 रिएक्शन, एक सिंपल सी बात बोलनी है, टेट्राहेड्रॉन टर्न्स इनसाइड आउट, दैट्स ऑल। कि जो टेट्राहेड्रॉन है, जो एनवायरमेंट एटम्स और ग्रुप्स का है, वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इससे इन्वर्जन का नाम लिया जाता है। क्या आपका आर से एस बनेगा ये इन्वर्जन होता है? नहीं, लेकिन हम हेल्प हमेशा ऐसी के लेंगे। अगर इधर एस है तो उधर आर बनाएंगे, इधर आर है तो उधर एस बनाएंगे। क्लियर? छापिए, आगे बढ़िए। नहीं नहीं, सभी को छापने दीजिए। बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या कर देता है? इन्वर्जन। इसी का ही नाम क्या पड़ता है? वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन या अम्ब्रेला इन्वर्जन।
एक एक चीज मैंने लिख दी। The arrangement of atoms at Chiral center had changed by the backside attack of nucleophile, means inversion of configuration. इसी को inversion of configuration बोलते हैं। Nothing to do with RS configuration. इसका RS configuration से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम हर क्वेश्चन को सॉल्व RS से ही करेंगे, क्योंकि बिना RS के हम पता भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं स्टीरियो में वो सबका पापा है, और अभी आपको दिखाई देगा। आपकी जितने भी ट्रिक होते हैं ना कि मैं खटैक SN2 का प्रोडक्ट पहचान लूंगा, वो फैला देगा आपको। ध्यान रखना, आरएस से ही बात करेंगे, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप की प्रायोरिटी क्या मिलेगी? सेम। नहीं आएगा आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन, और आ गया ना तो पहचान नहीं सकते तुम। बाहर आके बोलते रहते हो कि सर आरएस तो फेल हो जाएगा ना अगर लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की प्रायोरिटी ऑर्डर डिफरेंट हो गई। तो हो जाएगा, अगर हो गया तो तू पहचान भी नहीं पाएगा वो SN2 का प्रोडक्ट है, क्योंकि जो तूने किए है ना वो बहुत सिंपल से क्वेश्चन किए हैं। आप जानते हैं स्टीरियो में एक ही कंपाउंड को अलग तरीके से लिख सकता है, नंबर ऑफ वेज से लिख सकता है। बहुत सिंपल वाले कर देते हैं, सॉलिड को फिक्स कर देंगे, वेज को डैश में बदल देंगे, डैश को वेज में बदल देंगे, हो गया SN2। बहुत तरीके से चेंज कर सकता है, और यहीं से ही पूरा इसका रिएक्टिविटी का खेल चलेगा। आप बताइए ट्रांजिशन स्टेट में क्या इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है? यस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात को एक्सप्लेन करेगा। एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स गिव SN2 रिएक्शन इन गुड अमाउंट। व्हाई? Allyl halides and benzyl halides give SN2 reaction in good amount. Why? TS will be resonance stabilized. TS will be resonance stabilized. आएगी बातें अभी, बहुत शानदार, पूरा केमिकल काइनेटिक्स से लिंक हो जाएगा। ये 4 स्टेटमेंट ऐसी आएंगी, पढ़ पढ़ के हंसोगे कि SN2 में भी इतना भी होता है क्या? हमने तो बस ये देखा बैक साइड अटैक, आर से खत्म, ये नहीं पता है कि होता है आर से एस, एस से आर कहां नहीं पता, बस इन्वर्जन करवाना है। आधी से ज्यादा जनता न्यूक्लियोफाइल में इन्वर्जन करवा देती है। इन्वर्जन केवल वहां होगा जिस पर लिविंग ग्रुप है, उसके अलावा कहीं पर भी इन्वर्जन होने वाला नहीं है। सुलटा दिया है क्या? पक्का? चलिए अब हम SN2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर बात करेंगे। किसको लेकर बात करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर कोई रिएक्शन SN2 से हो रहा है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको वहां पर देखने को मिलने वाला है। ये ऊपर वाला साफ कर दूं, कम से कम डायग्राम तो आप साफ कर ही सकते हैं। लीजिए, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सबसे पहले ऐसे करके, सबसे पहले आपको काइनेटिक्स डिस्कस करना है। बताइए काइनेटिक्स को लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, अगर अपन इस रिएक्शन के रेट की बात करते हैं तो रेट विल बी इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट मोलर कंसंट्रेशन ऑफ RX रेज टू पावर 1, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1। बोथ आर इन्वॉल्वड इन RDS, दोनों का इन्वॉल्वमेंट RDS में है। आप ये कह सकते हैं फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स किसको फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। चलिए नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को लेकर बात कीजिए। रिएक्शन की मोलिकुलरिटी को लेकर बात कीजिए। बताइए SN2 रिएक्शन कैसी है? बाइमोलिकुलर है। कैसी है? बाइमोलिकुलर रिएक्शन हमारे सामने है। यानी कि आप कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लोगे तो मैक्सिमम जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो यहां से पूछे जाते हैं आपके कवर हो जाए। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो यहां पर हमें बात करनी पड़ेगी किसकी? इंटरमीडिएट की। बताइए रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है? इंटरमीडिएट क्या है रिएक्शन का? कोई इंटरमीडिएट है? नो इंटरमीडिएट, कोई इंटरमीडिएट नहीं रिएक्शन में, नो इंटरमीडिएट। रीजन बीइंग रिएक्शन कैसी है? सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन है। नो इंटरमीडिएट ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। क्या बनती है? केवल सिंगल ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करती है, इसका कोई इंटरमीडिएट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो आपको बताना पड़ेगा स्टीरियोकेमिस्ट्री को लेकर।
रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या रहने वाली है? स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पहले कैसा अटैक होता है? बैक साइड अटैक, सीधा लिखना है बैक साइड अटैक। बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। बैक साइड अटैक लीड्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जो बैक साइड अटैक है वो क्या करवा देता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि SN2 रिएक्शन जो होती है वो 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के साथ कंप्लीट होती है, प्रोसीड करती है। मैंने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कहीं भी R से S या S से R लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें तो बोलेगा अच्छा ट्रांजिशन स्टेट बनी है, तो ट्रांजिशन स्टेट को लेकर कमेंट कीजिए। क्या क्या आपने ट्रांजिशन स्टेट के अंदर ऑब्जर्व किया है, सब बताइएगा। सबसे पहले बताइए ट्रांजिशन स्टेट के अंदर आपका कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। देखिए sp3d नहीं हो सकता है क्योंकि कार्बन सेकेंड पीरियड का है और सेकेंड पीरियड में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। तो अगर अपन बात करें ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कार्बन इज sp2। कौन सा कार्बन? जिस पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बन इज sp2। इसको भूलना मत बेटा, बहुत काम की चीज है, थोड़ी देर बाद अपने काम में आएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करना चाहें और बताइए कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। कार्बन इज पेंटा कोऑर्डिनेटेड। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 3 बॉन्ड तो कैसे होंगे? कंप्लीट। और 2 बॉन्ड कैसे होंगे? पार्शियल। पेंटा कोऑर्डिनेटेड होता है आपका कार्बन। बताइए ज्योमेट्री कैसी रहेगी ट्रांजिशन स्टेट की? ज्योमेट्री बताइए। ज्योमेट्री रहेगी हमारे सामने ट्राइगोनल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है कि नहीं है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमारे सामने रहने वाली है क्या? ज्योमेट्री। अब आप बोलोगे सर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 और ज्योमेट्री की बात कर रहे हो आप ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्री से क्या लेना देना है? पहले ज्योमेट्री आती है कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आती है? पहले ज्योमेट्री आती है, पहले शेप आती है, पहले थीटा आता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन आती है। I3- में बताइए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? I3- बताओ जल्दी से, क्या है? sp3d। और शेप बताइए। तो क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हैज नथिंग टू डू विद ज्योमेट्री। पहले ज्योमेट्री फिर हाइब्रिडाइजेशन आता है। क्लियर? आधी जनता ये पढ़ती है कि हाइब्रिडाइजेशन फिर ज्योमेट्री, कि sp3 है इसलिए टेट्राहेड्रल है। नहीं, टेट्राहेड्रल है इसलिए sp3 है। टेट्राहेड्रल है इसलिए sp3 है। बताइए एक एक बात हमारे सामने आ गई है। अब मैंने लिख दिया है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो बॉन्ड एंगल जो उसका मन करे पूछने दो, PCl5 से लिंक कर देना खटक से। कहां से लिंक कर देंगे? PCl5 से। भूल लेंगे ही नहीं। तो ये तो हो गई बात है। दूसरा अब आता है स्टीरियो से रिलेटेड क्वेश्चन। वो आपको खुद बोलेगा, खुद बोलेगा चलकर कि ये रिएक्शन SN2 से हो रही है। किससे हो रही है? SN2 से। आप इस रिएक्शन का पहचान। अब आप पता है SN2 के अंदर कितना प्रोडक्ट बनता है? सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनता है SN2 रिएक्शन के अंदर, और वो भी 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है सही प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो क्वेश्चन लिखिए, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ SN2 रिएक्शन। और कोई जुगाड़ मत चलाना, मैं बता रहा हूं यहां पर। तुम क्या करते हो हवाबाजी में, आसान बनाने के लिए सब्जेक्ट को वहां पर जुगाड़ सीखते हो, और वो आपको पता है ना आपके जुगाड़ फेल करने पर उतरा रहेगा। अपने को RS में कोई दिक्कत नहीं है, खटैक से हम RS पहचान लेंगे, और हमें मदद भी किसकी लेनी है? RS की। पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है। अगर आपको किसी को पता चले तो रिएक्शन को भी पहचान के बताते रहना, वरना अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। मैं खुद बोल रहा हूं रिएक्शन कहां से जा रही है? SN2 से। रिएक्शन कहां से जा रही है? SN2 से। अगर तेरा दिमाग चले तो पहचानना ये रिएक्शन कौन सी है। यस, फिंकलस्टीन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फिंकलस्टीन रिएक्शन है। मैंने खुद बोला है रिएक्शन विल प्रोसीड वाया SN2 पाथ, यानी कि Br विल बी रिप्लेस्ड बाय I। Br विल बी रिप्लेस्ड बाय I। आपको तो बताना है इसका प्रोडक्ट कैसा दिखाई देगा, दैट्स ऑल। उसके अलावा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन नहीं आया है कि SN2 होगा कि नहीं होगा, अभी आपको बताया गया है बकायदा कि SN2 ही हो रहा है। आप तो बताइए SN2 का प्रोडक्ट क्या बनेगा, दैट्स ऑल।
लीजिए भाई लोग, आपके सामने क्वेश्चंस आ चुके हैं। सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करना है, क्या देखना है हमें क्वेश्चन के अंदर, यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। SN2 रिएक्शन में केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा नहीं बनेगा, और जो भी प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी फाउंड विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अभी ये मुद्दा ही नहीं है SN2 होगा कि नहीं होगा, साफ बोल दिया उसने SN2 ही करवाना है। अब तो प्रोडक्ट पहचानिए, 4 ऑप्शन में से पहचानना पड़ेगा। सुलटा दिया है, पहले वाला सुलटा दिया है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना तबीयत से। क्या आपका लिविंग ग्रुप एक कायरेटिव सेंटर पर जुड़ा हुआ है? यस। आप इसमें नंबरिंग भी कर सकते हैं, ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। देखिए, अगर आपका लिविंग ग्रुप कायरेटिव सेंटर पर है तो 100% यहां इन्वर्जन होगा, और आप इसको आरएस की मदद से पहचान लेंगे। आप इसको आरएस की मदद से पहचान लेंगे। हमें पहले यहां कॉन्फ़िगरेशन पता करना पड़ेगा। आरएस बताइए, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 4। बताइए, जो मैंने आपको सर्कल में लिखे हैं वो प्रायोरिटीज हैं, और ये इनका नंबरिंग क्या हुआ है? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 भी लिख दिया सर आपने, 3 भी लिख दिया। मैं ब्लैक से लिख देता हूं, ये आईयूपैक नंबरिंग है। 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। बताइए 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। सो इट इज हैविंग एस कॉन्फिगरेशन, फोर्थ प्रायोरिटी प्रेजेंट ऑन डैश। तो हमारे प्रोडक्ट में आर आना चाहिए, हमें नहीं पता तो कैसे भी लिख दे। अब पता है बहुत सारे लोग आसान बनाने के लिए कि लिविंग ग्रुप अगर कहां पर है, लिविंग ग्रुप अगर वेज पर है तो न्यूक्लियोफाइल कहां मिलेगा? डैश पर। कहां मिलेगा? इससे इससे मीठा जहर नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं स्टीरियो में वो आपका क्या है? पापा है। बिल्कुल ऐसे भी लिख सकता है, यहां पर लिख देगा एच और यहां पर किसको लिख देगा? आई को। आप कॉन्फ़िगरेशन पता कीजिए। बताइए, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 2। इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 3। और इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेगी? 4। 1 2 3 क्या आना चाहिए था? एस। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है? वेज पर, तो आएगा क्या? आर। क्या ये SN2 का प्रोडक्ट है? 100%। 100% SN2 का प्रोडक्ट है। अभी तू मेरी बात को ध्यान से सुनता जा, अभी तू मेरी बात को ध्यान से सुनता जा। ये देख, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बनाकर लाएगा, इसी दिन के लिए तो स्टीरियो पढ़ाई है मैंने। ये देखिए, ये कहां पर है? आई लगा हुआ है, और यहां पर क्या लगा हुआ है? एच। ये देखिए, लिविंग ग्रुप आपका किस पर है? किस पर है? वेज पर। न्यूक्लियोफाइल भी किस पर आ गया है? वेज पर। स्टिल ये SN2 का प्रोडक्ट निकलेगा। तो दिमाग भी मत लगाना, ये सब फालतू की बातें होती हैं। इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसको मिलेगी 3 और इसको मिलेगी 4। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बताइए 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, फोर्थ प्रायोरिटी डैश पर आर। यस। अब बहुत सारे बोलेंगे सर आपने तो बोला था SN2 रिएक्शन में कई प्रोडक्ट बनता है, तो बना दिया। अबे होमोमर है, क्या है? होमोमर। एक ही कंपाउंड है, कंपाउंड ही अलग नहीं है। कई बात आपको समझ में आई? आप बताइए, जो बोलते हैं ना कि सर न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप को प्रायोरिटी अलग अलग मिल गई, तो पहचान भी नहीं सकता तू ऐसा सिंपल बना के दे दिया तो पहचान लेगा, और इस टाइप का अगर उसने सुलटा दिया नहीं पहचान पाएगा। तो हमें आरएस की मदद लेनी ही पड़ेगी, और वो कभी ऐसा खेल हमारे साथ खेलेगा ही नहीं। क्या यही तरीका है? नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। कैसे भी खेल खेल सकता है, कैसी भी बातें हमारे सामने कर सकता है। कई बार वो ऐसा लिख देता है, जितनी शॉर्ट ट्रिक पढ़ोगे उतने ही दुख दर्द आप झेलोगे। देख लीजिए, यहां पर मान लीजिए वेज पर है एच और डैश पर हमारे सामने कौन आ गया? आई। तुम्हें लगेगा अरे हाँ लिविंग ग्रुप कहां था? वेज पर। न्यूक्लियोफाइल कहां है? डैश पर। ये नहीं है SN2 का प्रोडक्ट, ये SN2 का प्रोडक्ट ही नहीं है। बताइए, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी? 1।
इसको क्या मिलेगी 2, इसको क्या मिलेगी 3 और इसको क्या मिलेगी 4। क्या आना चाहिए था R, लेकिन क्या आएगा, ये तो सेम कॉन्फ़िगरेशन का है, ये बनेगा नहीं इस रिएक्शन के अंदर, ये बनेगा ही नहीं। तो बताइए अपना आखिरी हथियार क्या है, RS। सीधी सी बात है, अपने को ज्यादा दिमाग लगाने ही नहीं है। अगर रिएक्टेंट में R कॉन्फ़िगरेशन है, प्रोडक्ट में क्या होनी चाहिए S। क्या इन्वर्जन का मतलब R से S और S से R बनना है, सरेआम मना करेंगे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन का मतलब होता है टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट का चेंज हो जाना। दैट्स ऑल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ना, उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज को, क्वेश्चन के थ्रू। ये देखिए, जहां पर लिविंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्या वो एक कायरलिटी सेंटर है, क्या इन्वर्जन फिर भी होगा, यस। एवरी SN2 रिएक्शन कंप्लीट्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इन्वर्जन का मतलब R से S और S से R बनना ही नहीं है। बताइए क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल रहा है, क्या ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में है, सिस। जाहिर सी बात है, अगर SN2 आ तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, ट्रांस बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, ट्रांस। अब यहां पर आप फंडा लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, फंडा लगा सकते हो। अगर आपका लिविंग ग्रुप कहां पर है, वैस पर, तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर आ जाएगा, डैश पर। क्यों, क्योंकि रिंग में वो कभी सॉलिड लाइन नहीं बदल पाएगा। रिंग में क्या है, सॉलिड लाइन के साथ खेल नहीं खेल सकता, कि ओपन चेन में वो सॉलिड लाइन के साथ खेल खेल जाता, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। क्लियर। तो ये नहीं देखना चाहो तो ये सिस है, क्या बनना चाहिए, ट्रांस। क्या सिस से सिस वाला प्रोडक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, उसे रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिटेंशन। सिस से केवल कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस वाला। हमें नहीं पता, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होना चाहिए। ये देख लीजिए, आपके सामने एग्जांपल है, RS कॉन्फ़िगरेशन यहां पर डिफाइंड नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, इन्वर्जन। RS कॉन्फ़िगरेशन यहां पर डिफाइंड नहीं है, फिर भी यहां पर आपके सामने क्या हो रहा है, इन्वर्जन। मैंने आपको पहले बोला था, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हैज नथिंग टू डू विद RS कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का RS कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। बताइए ये किसमें है, सिस में। ये किसमें हमारे सामने, सिस में। और ये किसमें आया, ट्रांस। HH को देखो, एक वेज पर एक डैश पर। ये 100% SN2 का प्रोडक्ट है, ये 100% SN2 का प्रोडक्ट है। क्या हो गया है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आप बताइए क्या ये कायरलिटी सेंटर है, क्या ये कायरलिटी सेंटर है। अब पता है कुछ लोगों का क्या मोटिव है, अगर ये R है तो इसको S बनाना है। क्यों बनाना है भाई, बनाना है सर, इन्वर्जन करना है। अबे कहां होता है इन्वर्जन, मेरे को नहीं पता, इन्वर्जन करना अपने को। R देगा S बनाएंगे, S देगा R बनाएगा। वो केवल वहां होता है जहां लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है। ये कायरलिटी सेंटर आपके न्यूक्लियोफाइल में है। किसमें है, न्यूक्लियोफाइल में। हम आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, जज्बाती हो जाते हैं। बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3 और इसको क्या मिलेगी, 4। एंटी क्लॉकवाइज इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S। ये S ही रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस कायरलिटी सेंटर का रिएक्शन में कोई बॉन्ड ही नहीं टूटेगा। ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा अटैक। आगे बात समझ में। बॉन्ड बेटा यहां टूटा है, इन्वर्जन यहां होगा तो, और यहां तू पहचान ही नहीं सकता क्योंकि कायरलिटी सेंटर नहीं है, तो पहचान ही नहीं सकता, तेरे को पता ही नहीं चलेगा। हम बोलेंगे हाँ इन्वर्जन हुआ है, लेकिन हमें पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि तीनों के तीनों कौन है, हाइड्रोजन। इधर उधर पलट भी गए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है हर SN2 में इन्वर्जन होता है। पर आप ये कसम मत खा लेना कि R से S और S से R बनाऊंगा, नहीं। यहां पर बिल्कुल वही प्रोडक्ट बनकर आएगा, और प्रोडक्ट में कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगा, रिटेन। यू कैन फाइंड आउट इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज S। रीजन बीइंग इस कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड नहीं टूटा, और आपको बताया था टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट 1 बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन। बताइए क्या इस केमिकल रिएक्शन में इस कायरलिटी सेंटर का कोई बॉन्ड टूटा है, नहीं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदल सकता। यही एग्जामिनर खेल खेलेगा, ये S दे देगा, वहां R बना देगा, बोलेगा बताइए कौन सा SN2 का प्रोडक्ट सही नहीं लिखा हुआ है। बच्चे को फर्क नहीं पड़ता इन्वर्जन कहां करवाना है, उसको एक बात है, R देगा तो S, S देगा तो R, बस ये चलता रहता है। सुलझ जाओगे। जहां लिविंग ग्रुप है केवल वहां इन्वर्जन होगा, बाकी कहीं इन्वर्जन होने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक से ज्यादा कायरलिटी सेंटर है। क्या ये कायरलिटी सेंटर है, और क्या ये भी कायरलिटी सेंटर है, क्या दोनों पर इन्वर्जन करवा दोगे, नहीं। इन्वर्जन केवल वहां होगा जहां लिविंग ग्रुप है। खटैक से RS निकालिए, इसी दिन के लिए पढ़ाया था मैंने RS कॉन्फ़िगरेशन, वरना अब तुम मेरे मुंह ताकते रहते। अभी तो SN1 और आएगा, हर जगह चलेगी स्टीरियो।
पहले पर क्या आया है, दूसरे पर बताओ जल्दी से। ये देखो बताने के चक्कर में राक्षस लाइट कटवा देते हैं कि हमसे पूछ रहे हो। बताओ बताओ जल्दी बताओ, बहुत टाइम लगा रहे हो भाई। कुछ तो ऐसे बैठ के सोच रहे हैं, अभी मंत्र फूकने से आंसर नहीं आएगा। इसको प्रायोरिटी अगर अपन बात करना चाहें तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी 1, इसको प्रायोरिटी मिलेगी 2, इसको मिलेगी 3 और इसको मिलेगी 4। 1 से कहां जाएंगे, 2 से 3, क्या आना चाहिए था एस, फोर्थ प्रायोरिटी यहां पर है, आर आएगा। क्या आएगा, आर। अब सुन ले ध्यान से, ये आर से आर रहना चाहिए, ये रिएक्शन के ड्यूरिंग आर से एस नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, और वो एस से क्या हो जाएगा, आर। अब पता है बच्चा बनता है 1.5 जाना, वो बोलेगा भाई यहां एटम ना बदलने नहीं चाहिए, एटम को चेंज करेगा वो, एटम को चेंज करेगा वो, तुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ये स्टीरियो है, आंखों का धोखा। ध्यान से देखना, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमारे सामने रिएक्शन दिया हुआ है, यहां पर कौन आ गया है, आई, सीएल की जगह किसने ले ली है, आई ने। इट्स ए फिंकलस्टीन रिएक्शन, आगे बताऊंगा ये SN2 से प्रोसीड होती है। मान लीजिए यहां पर उसने क्या किया हुआ है, यहां पर लगा दिया है CH3, और यहां पर अगर अपन बात करना चाहें क्या लगा दिया हमारे सामने, D, और यहां पर क्या लगा दिया है, H। बोलेगा बताइए क्या ये SN2 का प्रोडक्ट हो सकता है क्या, हमें दिमाग भी नहीं लगाना है, सीधा क्या देखना है, RS। तुम्हें लगेगा नहीं 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 यहाँ छेड़खानी कर दी है, अब एक कॉन्फ़िगरेशन देख, ये स्टीरियो है, बताइए इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 3। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, यस, क्या होना चाहिए था, एस, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी आर, ये 100% है, या मैंने कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया है, ये स्टीरियो है, आंखों का धोखा। अपनी आंखों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। पता है बहुत सारे क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे सिंपल बनाते हैं, मेरे को आगे बोलते हैं सर लास्ट ईयर वाले सर ने क्या बोला था, लिविंग ग्रुप कहाँ राइट साइड में, तो न्यूक्लियोफाइल कहां लगा देना, लेफ्ट साइड। पापा है तेरा, नीचे चेंज कर जाएगा। ये सब छोटी बातें होती हैं, क्या होती हैं, छोटी। मैं कई बार बता चुका हूं, एक ही कंपाउंड को कई तरीके से लिख सकता है, हमें जाना ही नहीं है किसी ट्रिक के ऊपर, सीधा आरएस निकालना है। क्या निकालना है, आरएस। बताइए यहां पर इसको प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 1, नीचे वाले को प्रायोरिटी क्या मिलेगी, 2, ऊपर वाले को क्या मिलेगी, 3, और इसको क्या मिलेगी, 4। 1 2 3 क्या आना चाहिए था, एस, लेकिन आएगा क्या, आर। ये 100% SN2 का प्रोडक्ट। कॉन्फ़िगरेशन चेंज और यहां पर कॉन्फ़िगरेशन रिटेन, SN2 का प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, SN2 का प्रोडक्ट है। छापिए जल्दी से। तो क्या SN2 के आने वाले स्टीरियो के क्वेश्चन पहचान सकते हैं, यस। सारी ट्रिक अपने दिमाग से निकाल दे। RS आखिरी हथियार क्या है, RS, सिंपल सी बात है, वरना एक क्वेश्चन आएगा ले देकर, वो तू ट्रिक के चक्कर में गलत करके आ जाएगा, बाहर वहां देखेगा खुशियां मनाएगा, अरे बहुत इजी पेपर था, बहुत, आंसर की मैच करेगा, नेगेटिव मिलेंगे, सुलट जाएगा। सुलटा दिया है क्या, चलिए नेक्स्ट लिखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। देखिए कई बार ये फैक्टर भी आ जाते हैं तो बच्चे को पता ही नहीं है SN2 का रेट किस किस पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। अबे किसकी दुआएं कबूल हो रही है यार। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। सबसे पहला फैक्टर हमारे सामने आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। बातें नहीं भाई, खोल दीजिए गेट, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट। नेक्स्ट हमारे सामने आएगा सॉल्वेंट। तीसरा हमारे सामने आएगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, concentration of nucleophile and its nucleophilicity, and its nucleophilicity। nucleophilicity को कैसे मेजर करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ को किस में मेजर करते हैं, Kb। एसिडिक स्ट्रेंथ को किस में मेजर करते हैं, K। न्यूक्लियोफिलिसिटी को किस में देखते हैं, K रेट कांस्टेंट। फर्जी लोगों कुछ भी बोलते रहते हो। नंबर 4 पर हमारे सामने आएगा लिविंग ग्रुप एबिलिटी। क्या हर रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, नहीं। अगर वो लिविंग ग्रुप केवल RDS में बाहर निकल रहा होगा तो।
लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड करता है। और आखिरी नंबर 5 फर्जिया है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने से भी SN2 के रिएक्शन के रेट पर फर्क पड़ता है। SN2 को डायरेक्ट कंपटीशन देगा E2। SN2 को डायरेक्ट कंपटीशन कौन देगा? E2। अगर टेम्परेचर बढ़ाया SN2 स्लो हो जाएगा, E2 फास्ट हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर को पढ़ना जरूरी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट क्या चलता है? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन रिएक्शन का साइड प्रोडक्ट क्या चलता है? सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला फैक्टर भाई लोगों आ रहा है, सबसे पहला फैक्टर, तबीयत से समझिएगा इसको, तबीयत से समझिएगा। सबसे पहला फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट। सबस्टेट का मतलब है रिएक्टेंट, जो आपका रिएक्शन कर रहा है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट, इसमें पॉइंट ए हमारे सामने आएगा। पॉइंट ए, ध्यान से सुनना भाई, तबीयत से सुनना कि स्ट्रक्चर किस प्रकार से रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर सकता है। आप जानते हैं SN2 रिएक्शन में कहां से अटैक होता है? बैक साइड अटैक। SN2 रिएक्शन जो है वो बैक साइड अटैक से होती है। मान लीजिए यहां पर कौन है? Br, यहां पर कौन है? H, यहां पर भी हमारे सामने कौन है? H, और डैश पर भी कौन है? H। गौर से देखिए, इसे हम बोलते हैं बेटा मिथाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल। CH3 है ये, तो इसे बोला जाता है मिथाइल हैलाइड। गजब का रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन में, ये देता ही SN2 रिएक्शन है। एकमात्र हैलाइड है जो कभी भी एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं देगा, चाहे तेरा मन करे ना वो बेस लेकर आ जाना इसके सामने। ये कहां से रिएक्ट करता है? SN2 से रिएक्ट करता है, इस इरिस्पेक्टिव ऑफ बेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इरिस्पेक्टिव ऑफ सॉल्वेंट। एलिमिनेशन की तो बात भी मत करना, रीजन बीइंग इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये हमारे सामने है मिथाइल हैलाइड। ध्यान से सुनना, ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है। कहां पर अटैक होना है? सिग्मा स्टार। अटैक कहां पर होना है? सिग्मा स्टार में। और आप जानते हैं बैक साइड अटैक होगा। और SN2 को जिस बात का सबसे डर लगता है ज्यादा, वो है हिंड्रेंस। कौन है? हिंड्रेंस। SN2 रिएक्शन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। किसको लेकर? हिंड्रेंस को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे सामने टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है, गौर से देखिए। क्या ये हमारे सामने टेट्राहेड्रॉन बना हुआ है? यस। ये देखिए, इसके पास केवल इतना सा गैप है, ये जो वॉइड है ना, जो गैप है, इसके थ्रू जाकर न्यूक्लियोफाइल को क्या करना पड़ता है? अटैक करना पड़ता है। अगर इस ट्राइंगल के वर्टिसेस पर हाइड्रोजन्स रहेंगे तो आप जानते हैं हाइड्रोजन एटम की साइज सबसे कम है, कुछ भी लगाओगे साइज इससे ज्यादा हो जाएगी। साइज इससे क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो सबसे आसानी से न्यूक्लियर किसमें कर सकता है? मिथाइल हैलाइड के अंदर कर सकता है। सबसे आसानी से अप्रोच करेगा। यहां रिएक्शन का रेट बहुत फास्ट रहता है। यहां नहीं समझ रहे हैं? चलिए तो समझते हैं इस रिएक्शन को कहां से? ट्रांजिशन स्टेट से। मैं एंड पर नहीं जा रहा हूं, मैं केवल TS तक जा रहा हूं। कहां तक जा रहा हूं? TS तक। मान लीजिए मैंने केवल इसको यहां तक लिखा है, मैं ट्रांजिशन स्टेट को ऑब्जर्व करना चाहता हूं। बताइए ट्रांजिशन स्टेट में कैसे हालात रहेंगे? ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन किस में रहेंगे? सेम प्लेन में। आप केवल एक बार चीजों को पढ़ते हो फिर भूल जाते हो। बताइए सेम प्लेन में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? यस। यहां पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp2। इसके पास प्योर वाइटल होता है? यस। यहां से ये बॉन्ड बना रहा होता है किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। और ये यहां से बॉन्ड तोड़ रहा होता है किसके साथ? लिविंग ग्रुप के साथ। क्या इसी को ही हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं? यस। अगर ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा तो एनर्जी कम। एनर्जी कम अगर रहेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी। बताइए इस रिएक्शन की अगर अपन बात करना चाहें, ये बेटा रियलिटी है। अगर आप रिएक्टिविटी की बात करते हो ना, तो रिएक्टिविटी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय रेट। आधी ज्यादा जनता को पता नहीं होता है कि सर कई बार तो रेट ऑफ रिएक्शन पूछता है, कई बार अरेंज द रिएक्टिविटी वाले क्वेश्चंस आते हैं। अबे रिएक्टिविटी हमेशा रेट से डिसाइड होती है। अगर रिएक्शन का रेट फास्ट है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा। और रिएक्शन का रेट स्लो है तो रिएक्टिविटी क्या होगी? कम। और रेट केवल और केवल एक्टिवेशन एनर्जी से आएगा। कहां से आएगा? एक्टिवेशन एनर्जी से। सोचिए आपकी ट्रांजिशन स्टेट जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उसकी एनर्जी क्या होगी? कम। कम एनर्जी की अगर वो बनेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? रिएक्शन फास्ट प्रोसीड करेगी। क्या प्रोसीड करेगी? फास्ट। अब सर TS की कैसे देखोगे स्टेबिलिटी? अबे TS में भी तो हिंड्रेंस है, TS में भी तो क्या है कि नहीं है? तो आपने हाइड्रोजन लगा रखे हैं, अगर हाइड्रोजन को हटाकर मिथाइल लगाएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल और उसके बीच में क्या होने लगेगा? रिपल्सन। और रिपल्सन
एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी मतलब ये यहां से ऊपर खिसकेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, और एक्टिवेशन अगर एनर्जी बढ़ गया तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। अब ऐसे मत देख मेरी तरफ, बता PCl5 में सारे बॉन्ड एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं क्या? क्यों बढ़ गई ये बॉन्ड लेंथ? क्योंकि उनको रिपल्सन क्या मिला है? ज्यादा। तो टीएस इस जैसी तो है, जितने बल्कि ग्रुप लगाते जाओगे कार्बन के ऊपर, जितने बल्कि ग्रुप लगाते पर टीएस में रिपल्सन बढ़ेंगे, टीएस में रिपल्सन बढ़ेंगे, टीएस की एनर्जी बढ़ेगी, टीएस की एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी, रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। दैट्स ऑल। अब ये देखो, जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, फंक्शन कार्बन है अल्फा, अल्फा पर जैसे जैसे आर बढ़ाओगे टीएस में हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी। अगर एक एच को हटाकर मिथाइल लगाया, हिंड्रेंस बढ़ेगी, दूसरा एच भी हटाकर मिथाइल लगाया और बढ़ेगी, तीसरा एच भी हटाकर मिथाइल लगाया, गजब की हिंड्रेंस हो जाएगी टीएस। उस रिएक्शन का रेट सबसे स्लो आपको ऑब्जर्व होगा, उस रिएक्शन का रेट सबसे ज्यादा क्या होगा? स्लो ऑब्जर्व आपको होगा। यानी कि सर क्या कहना चाहते हो? बहुत आसानी से कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मान लीजिए हमारे सामने ये है, यहां पर कौन लगा हुआ है? हेलोजन। कौन है? H। यहां पर भी कौन है? H। यहां पर भी कौन है? H। एनसीईआरटी ने बोला है कि इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को मिलेगा, बहुत आसानी से अप्रोच करेगा। इसे बेटा हम बोलते हैं मिथाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं? मिथाइल हैलाइड। गजब का ही रिएक्टिव है SN2 रिएक्शन के अंदर, खतरनाक रिएक्टिव अल्काइल हैलाइड में। जैसे ही आपने, ये अल्फा कार्बन है, यस, अगर अल्फा कार्बन से आपने एक भी H को रिप्लेस करके क्या लगा दिया है? R। बताइए सबसे छोटा R कौन होगा? मिथाइल। और मिथाइल भी अपने आप में बल्कि है। जैसे ही आपने अल्फा कार्बन पर H हटाकर R लगाया, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी R की साइज क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा, मिथाइल है, इथाइल है, ब्यूटाइल है, क्या है। तो ये हमारे सामने अब आ गया प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये हमारे सामने क्या आ चुका है? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हमारे सामने आ चुका है। उम्मीद करता हूं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को जानते होंगे। देखिए ऐसा कार्बन जो एक कार्बन या एक भी कार्बन से ना जुड़ा हो, प्राइमरी कार्बन कहलाता है। तो ये कार्बन कैसा है? प्राइमरी, केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये भी प्राइमरी है, एक भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। क्लियर? तो एक कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन कैसा है? प्राइमरी। अगर अल्फा पर एक आर ग्रुप आ गया है, रिएक्शन अब स्लो होने लगेगी। मान लीजिए आपने क्या किया है, अल्फा के ऊपर एक आर ना लगाकर कितने आर लगा दिए हैं? 2 ग्रुप, यानी कि अल्काइल ग्रुप अल्फा पर लगाओगे, रिएक्शन का रेट क्या होता चला जाएगा? स्लो होता चला जाएगा। उसका कारण है आप जानते हैं, ये क्या होते हैं? बल्कि इन साइज। अगर इनकी साइज बढ़ेगी तो पता है न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कैसे करेगा? बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करने में दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी? यस। यहां पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से अप्रोच करेगा, रिलेटिव रेट होता है, इसमें थोड़ी सी मुश्किल होगी। हैलाइड हमारे सामने, ये होता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। एनसीईआरटी ने एंटी बॉन्डिंग का नाम नहीं लिया, हालांकि सारे डायग्राम एनसीईआरटी ने बना के समझाया है कि बैक साइड अटैक क्या होता जाता है? ब्लॉक होता जाता है जैसे जैसे आर बढ़ाओगे अल्फा पर। मान लीजिए आपका मन नहीं माना और आपने तीनों ही क्या लगा दिए भाई लोगों? आर। तीनों ही क्या लगा दिए हैं? आर। उस सिचुएशन के अंदर जो सिग्मा स्टार है दैट विल बी कंप्लीटली सील्डेड। जो सिग्मा स्टार है दैट विल बी कंप्लीटली सील्डेड। ये जो सिग्मा स्टार है इसकी पूरी सील्डिंग हो जाएगी, और न्यूक्लियोफाइल चाहकर भी बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता। तो ये हमारे सामने है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जिसे आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? टर्सरी अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर अपन बात करना चाहें तो टर्सरी अल्काइल हैलाइड के अंदर नो SN2 रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन का कोई खास रेट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। नो का मतलब वास्तव में नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है स्लो रिएक्शन। नो का मतलब क्या होता है? स्लो रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन का रेट आपको ऑब्जर्व बहुत ही कम होगा, प्रैक्टिकल पर्पस नहीं इस रिएक्शन के करवाने का। कारण बताइए इस रिएक्शन के ना होने का? सिग्मा स्टार इज कंप्लीटली सील्डेड। सिग्मा स्टार इज कंप्लीटली सील्डेड। अगर उसको आपने चारों तरफ से, फिर न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कैसे करेगा? अगर प्रॉपर कोलिजन नहीं होगा तो फिर रिएक्शन होगी कैसे? कोलिजन थ्योरी यही बोलती है कि कोलिजन सफिशिएंट नहीं है, कोलिजन क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ होना चाहिए। हाँ कि नहीं है? तो बताइए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में आपको कंपेयर करके बता दिया है। जैसे जैसे आर बढ़ा रहे हो टीएस में इंट्रेंस बढ़ रहा है, रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रहा है, रिएक्शन स्लो होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा? स्लो। क्लियर? मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आजकल नीट ने एक नया पैटर्न निकाला, स्टेटमेंट टाइप। बोलेगा मिथाइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। यस, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकंड, बिकॉज इन मिथाइल हैलाइड टीएस इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जिसने नाम भी नहीं सुना है सोच भी नहीं सकता वह बैठ के। हर क्वेश्चन पहली बार आता है, हर क्वेश्चन पहली बार आता है, और अगर हमारे साथ वो पहली बार हुआ तो सुलझ जाएंगे हम।
रिस्क नहीं ले सकते हैं, छापी आगे बढ़ूंगा। तो 3 डिग्री के केस में कोई खास रेट ऑब्जर्व नहीं होता है। जब भी अल्फा पर 3 अल्काइल ग्रुप आ जाएंगे SN2 नहीं होगा, और बीटा पर भी ऐसा है, अभी आपको देखने को मिलेगा। SN2 सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसको लेकर है? हिंड्रेंस। दबंग वाला डायलॉग सुना है? प्यार से नहीं, देखो राज। अबे अपने अपनी फैंटेसी नहीं बताना है, बुजुर्ग लोगों को बीच में भेजने का बस यही नुकसान है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं राक्षस। क्या है ना, उम्र से आगे निकल गए। हाँ, मैं तो समझ नहीं पाता, मैं तो दूसरे ग्रह से आया हूं। अबे जल्दी जल्दी छापें। किसमें इन्वर्जन? कैसे पता चल? ऐसे थोड़ी पता था। इन्वर्जन तो तभी पता कर सकते हो जब कायरलिटी सेंटर होगा, बाकी हम बोलेंगे इन्वर्जन हो गया, पता कर लो कैसे। एवरी SN2 रिएक्शन कंप्लीट्स विद 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो वो जब भी क्वेश्चन करता है तो कायरलिटी सेंटर जरूर देता आपको, या तो रिंग में सिस ट्रांस देगा या कायरलिटी सेंटर देगा, उसके अलावा क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, इसके बाद जो आने वाले पॉइंट्स है वो और भी शानदार हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा? सबसे ज्यादा मिथाइल, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, और टर्सरी में नो SN2। मिथाइल गजब के रिएक्टिव होते हैं SN2 में, प्राइमरी भी अच्छा खासा दे लेते हैं, सेकेंडरी में थोड़ी कम हो जाती है, टर्सरी मनाही कर देता है। सुलटा दिया है क्या? अब डायग्राम बनाएंगे ढंग से राक्षस, सुंदर सुंदर। पूरा फोकस बस चित्रकला पे रहता है तुम्हारा। सुलटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी छापेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर है, डायग्राम के कोई आंसर नहीं मिलेंगे आपको, चाहे ओमार पर कितने सुंदर बना के आ जाना, जो हाथों पे तुम फूल बना बना बैठे रहते हो ना टाइम पास करने के लिए, वहां भी टाइम पास कर सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे उसके। सुलटा दिया है क्या सभी ने? ये सारे RDS बिठा रखे हैं। हाँ बस मारो, मैं मार दूं और जेल चला जाऊं, तुम्हारा मोटिव भी सोल्व हो जाएगा। चलिए लिखिए, लिखिए। SN2 reactions are very sensitive towards hindrance. SN2 reactions are very sensitive towards hindrance. SN2 reactions are very sensitive towards hindrance. SN2 reaction hindrance को लेकर कुछ ज्यादा ही क्या है? सेंसिटिव है। If branching increases at alpha और बीटा कार्बन, बीटा पर भी सेम टू सेम देखने को मिलेगा। If branching increases at alpha और बीटा कार्बन, if branching increases at alpha or beta carbon, reactivity towards SN2 reaction. If branching increases at alpha or beta carbon, reactivity towards SN2 reaction decreases. जैसे जैसे अल्फा या बीटा पर हिंड्रेंस बढ़ेगा,
SN2 रिएक्शन का रेट क्या होने लगेगा, कम। फुल स्टॉप के बाद अल्फा पोजीशन इज मोर सेंसिटिव देन बीटा, यानी कि अल्फा पर पहले देखना है, अल्फा पोजीशन इज मोर सेंसिटिव देन बीटा। हिंड्रेंस को लेकर कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, अल्फा या बीटा, अल्फा। क्लियर। बीटा पर भी चाहे तीन ब्रांचिंग, तीन एल्काइल ग्रुप अल्फा पर लग जाएं या बीटा पर लग जाएं, SN2 नहीं होगा, देख लेना, SN2 नहीं होगा। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अबे इधर ध्यान दो, देखिए -2 राक्षस गरीब इंसान मेरी तरह 16 से नीचे टेम्परेचर जाता है क्या। अबे इधर देख, इस अल्काइल हैलाइड को देखिए, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, प्राइमरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, यस, इसे बोलते हैं हम नियोपेंटाइल हैलाइड। क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल हैलाइड हमारे सामने। ध्यान से सुन लेना, क्योंकि यहीं से चैप्टर अल्कोहल भी कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये हेलोजन है, दूसरा लिविंग ग्रुप भी हो सकता है। देखिए अल्फा पर कोई खास ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन बीटा पर यस, अगर बीटा पर या अल्फा पर 3 R ग्रुप लग गए हैं, SN2 नहीं होगा। अल्फा पर या बीटा पर 3 R ग्रुप लग गए हैं तो SN2 नहीं होगा। देखिए यहां पर अल्फा पर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं, यस, यहां पर किस पर लगे हुए हैं, बीटा पर। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हुए भी, कैसा अल्काइल हैलाइड आपके सामने, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हुए भी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हुए भी ये SN2 रिएक्शन नहीं देता, नो SN2 रिएक्शन। यहां पर भी SN2 रिएक्शन आपको ऑब्जर्व नहीं होगी। मींस if there are 3 alkyl groups at either alpha position और बीटा पोजीशन, तो SN2 रिएक्शन का रेट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। तो हमें प्राइमरी में भी कंपैरिजन करना पड़ सकता है। ये देखिए आपके सामने प्राइमरी ही है और ये नहीं देता है। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड व्हिच डजंट गिव SN2 रिएक्शन, नियोपेंटाइल हैलाइड। और मैं आपको बता दूं, जब चैप्टर अल्कोहल पढ़ा रहूंगा तो बस यहां से X हटाकर OH लगाऊंगा और वो लुकास रिएजेंट के साथ SN2 नहीं करेगा। आप जानते हैं ना प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से जाते हैं, SN2 से, वो नहीं कर पाएगा। क्यों, एक्सेसिव ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन, एक्सेसिव ब्रांचिंग एट बीटा पोजीशन। तो बीटा पर भी अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो SN2 का रेट क्या हो जाएगा, कम। 3 ब्रांचिंग चाहे अल्फा पर आ जाए चाहे बीटा पर आ जाए, SN2 रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है। चलिए, ये इसमें अपना पहला पॉइंट था, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट में। अब आएगा पॉइंट नंबर बी, सेकंड, aryl halides, aryl halides and vinyl halides, aryl halides and vinyl halides do not give SN2 reaction, do not give SN2 reaction। हालांकि इसका रीजन तो आप पहले से ही जानते हैं, SN1 और SN2 तब होता है जब आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर हो। देखिए मैंने कुछ बेसिक्स आपको नहीं बताए, इसलिए सब बताता हुआ चलूंगा। ये पर्टिकुलर यूनिट बेटा विनाइल यूनिट कहलाती है। क्या कहलाती है, विनाइल। दिस इज पर्टिकुलर विनाइल यूनिट। मान लीजिए आपने यहां पर हेलोजन लगा दिया है, तो आप इसको क्या बोल दोगे, विनाइल हैलाइड। क्या बोल दोगे, विनाइल हैलाइड हम इसको बोल देंगे। देखिए आपने क्वेश्चन देखा होगा जीओसी में कि विच हैलोजन इज लीस्ट रिएक्टिव, वो सारे अब समझ में आएंगे आपको, क्योंकि वहां पर मैं बातें कर नहीं सकता ये सारी। ये देखिए विनाइल हैलाइड, ये हमारे सामने बेंजीन है। क्या है, बेंजीन। अगर बेंजीन से एक H हटाकर इसकी एक वैलेंसी फ्री कर दी जाए, देखिए इसका मतलब है फ्री वैलेंसी, तो बेटा इसको हम बोल देते हैं फिनाइल। क्या बोल देते हैं, फिनाइल बोल देते हैं, या इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एराइल। क्या बोल देते हैं, फिनाइल बोल दीजिए, एराइल बोल दीजिए, एक ही बात है। यहां पर हेलोजन लगा दिया है तो इसे ही भाई हम बोल देंगे हैलाइड। क्या बोल देंगे, एराइल हैलाइड। इसी प्रकार से ये वाले जो कंपाउंड्स होते हैं ये भी SN2 रिएक्शन नहीं देते हैं, वो तो लाजमी SN। अबे दिमाग से पैदल इंसान, कौन से कार्बन पर है, sp2 कार्बन पर। कौन से कार्बन पर है, sp2 कार्बन पर हमारे सामने है। और ये कौन से कार्बन पर है, sp। बताइए SN1 और SN2 कब होते हैं, जब आपका लिविंग ग्रुप sp3 कार्बन पर हो। तो ये तो क्लियर है, इनमें से कोई भी SN2 रिएक्शन देगा ही नहीं। लेकिन ना देने के कारण बताइए सर, वो तो आपने रिजल्ट बताया है कि अगर sp या sp2 पर आपका लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वहां पर SN2 रिएक्शन नहीं हो सकती। ये आपने क्या बताया है, रिजल्ट। कारण आप बताइए, कारण क्या है।
बताइए, 3 रीजन है, 3। एनसीईआरटी ने 3 रीजन लिखे हैं, तीनों बता दो। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, दैट इज करेक्ट। sp2 हाइब्रिडाइज है, ये देखो, ये एनसीईआरटी तो सर मैंने ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर रखी है, एक एक पढ़ रखा है मैंने एनसीईआरटी। अगर आपके पास स्टेटमेंट आ जाए, एराइल हैलाइड्स डू नॉट गिव एसन टू रिएक्शन, एब्सोल्युटली करेक्ट, और आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर छोड़ के बाकी की 2 लिख दे तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। हाँ, केटाइन बना दे, SN1 SN2 में इंटरमीडिएट तो बनता नहीं, कहां से बना राक्षस केटाइन? क्या खिलाया जाता है आजकल नाश्ते में तुम्हें? अलग ही कुछ भी। ये देखो, अभी लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर SN2 नो इंटरमीडिएट, बोल रहा है कार्बोकेटाइन अनस्टेबल बनेगा। फेंको, क्या पता सही निकले। सुनिए ध्यान से, आराम से, मैं एराइल हैलाइड से बताने की कोशिश कर रहा हूं। सारे के सारे किसके लिए वैलिड रहेंगे? सारे के सारे विनाइल के लिए भी वैलिड रहेंगे। पहला रीजन एनसीईआरटी लिखता है, गजब की तरीके से लिखे हैं भाई एनसीईआरटी के अंदर। जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, कातिलाना लिखा है एनसीईआरटी ने, सब स्टैंडर्ड बुक्स को मिक्स करके लिखा है, कोई नहीं छोड़ा है। देखिए, पहला रीजन एनसीईआरटी देता है इसके रिएक्शन ना करने का, कि यहाँ पर जो लोन पेयर है वो क्या हो जाता है? डिलोकेलाइज। क्या हो जाता है? डिलोकेलाइज। तो डिलोकेलाइज होने की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? डिलोकेलाइज होने से इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कैसा बॉन्ड आने लगेगा? डबल। यानी कि ये कार्बन और हेलोजन में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेगा। पहला रीजन बिल्कुल सही आपने दिया था। तो यहां पर पहला रीजन होता है रिएक्शन के ना होने का, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हमें एक ही रीजन से नहीं चलना है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्योंकि हमें क्या पता स्टेटमेंट टाइप वालों में हमारे सामने कौन सा, हम दूसरा देके चला जाए, हमें लगेगा रीजन ही नहीं है, सुलट जाएंगे। पहला रीजन पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। किसी भी बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में अगर डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आएंगे तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। न्यूक्लियोफाइल के लिए तोड़ना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल खुद लिविंग ग्रुप को बाहर निकालता है। जैसे कोई बाहर से आया, इसका हाथ पकड़े ऐसे बाहर फेंक दे, खुद बैठ गया, जैसे बोलते हैं SN2, आया हटाया खुद बैठ गया, दिस इज SN2। पूरा रोल किसका होता है? न्यूक्लियोफाइल का। यहाँ पर दूसरा रीजन ध्यान से सुनेंगे, दूसरा रीजन क्या देता है एनसीईआरटी, और बिल्कुल 101% करेक्ट है, गलत नहीं है, बहुत सही तरीके से लिखता है कि देखिए यहाँ पर जो हेलोजन आपका है ना, वो sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। किस पर जुड़ा हुआ है? sp2। वो तो सर हमें भी पता है, पहले बता दिया आपने, sp2 पर है तो SN1 SN2 नहीं होगा। कारण बताओ। देखिए, अगर आपका हेलोजन कौन से वाले कार्बन पर होता है, हेलोजन क्या कोई भी लिविंग ग्रुप है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहां पर है ये? sp3 पर। अगर ये sp3 पर है तो यहाँ बॉन्ड p3 कार्बन और के बीच में, यहां पर जो आपका बॉन्ड बनेगा वो बनेगा sp2 कार्बन और किसके बीच में? हेलोजन के बीच में। sp2 में परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा है, और बॉन्ड में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होगा तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो फिर रिएक्शन नहीं होगी। वही ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर रहा है, ये परसेंटेज एस कैरेक्टर से एक्सप्लेन कर रहा है। मतलब यहां पर हम कह सकते हैं मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर, मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर। बेटा ये परसेंटेज एस कैरेक्टर है ना, आईओसी से ज्यादा ओसी में इस्तेमाल मिलूंगा मैं। मोर परसेंटेज एस कैरेक्टर मतलब बोलो ना सर आप, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। क्या निकलेगा? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। इतना ही लिखेंगे तो अपने को याद आ जाएगा जब भी हम रिवीजन करेंगे। ये सेकंड रीजन दिया एनसीईआरटी, बिल्कुल सही है। थर्ड रीजन चुनिंदा लेकर आया एनसीईआरटी, कि आपने अभी थोड़े दिन पहले जस्ट पढ़ा होगा कि बेंजीन किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन किसका काम करता है? न्यूक्लियोफाइल का। आप जानते हैं SN2 रिएक्शन में कौन बॉन्ड को तोड़ता है? जी हाँ, कौन? न्यूक्लियोफाइल। कहां अटैक करता है? उस कार्बन पर जिसके ऊपर कौन जुड़ा हुआ है? लिविंग ग्रुप। जिस पर कौन जुड़ा हुआ है? लिविंग ग्रुप। ऐसा है कि नहीं है? और बेंजीन में आप जानते हैं 3-3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो यहां पर आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाई देगी। आप जानते हैं ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउ द प्लेन, देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबाउ द प्लेन, एंड देयर इज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन। नहीं वो तो है सर, हम समझ गए हैं। और बेंजीन का खुद का प्लेन क्या होता है उसके लिए? नोडल प्लेन। किसके लिए? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए। लेकिन आप समझाना क्या चाह रहे हो? मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल,
तो उसको अटैक इस कार्बन पर करना पड़ेगा। ये जैसे ही इसकी तरफ अप्रोच करता है, ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस भगा देती है इसको। क्यों? जैसे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाया था, जैसे न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड अटैक नहीं कर पाया था। द पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ बेंजीन रिपेल्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपेल करती है, धक्का मारती है। क्यों? क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, अपने ऊपर अटैक नहीं करने देता। बेंजीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। बेंजीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इतना आसान नहीं होता है। तो आप ये भी दे सकते हैं अगला रीजन, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। क्या लिख सकते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल्स, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिपेल्स इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। छापिए जल्दी से, एक रीजन याद करके बैठे हुए बस, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। स्टेटमेंट टाइप में खेला हो जाएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म ढंग से लेना। और एक बार भी नहीं बोल सकते आके कि सर आपने एनसीईआरटी से बाहर बनाया है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में तूने एनसीईआरटी को अंडरलाइन किया है बस। तीनों रीजन एनसीईआरटी में, तीनों। चौथा SN1 का है। कम से कम ये तो है, ये राक्षस लेके बैठते हैं कि नहीं नहीं क्या पता तू हवाबाजी में कुछ भी बोल दे, हम क्रॉस चेक करेंगे। एंथुज वालों को विश्वास होता है कि बोला होगा तो शायद होगा यार, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि एनसीईआरटी में चल कहाँ रहा है। एल्काइल हैलाइड ये कौन सा चैप्टर है? कुछ तो बस इसी बात में मरे रहते हैं, सर ये बोर्ड में आएगा क्या? टारगेट ही अलग है उनका कि तुम सर फालतू मेहनत कर रहे हो, हम नीट वीट के लिए नहीं आए, बोर्ड बताओ, आप बोर्ड में पास हो जाएंगे इसको पढ़ के क्या? बिल्कुल बोर्ड में आता है ये, क्योंकि ये पूरा मैकेनिज्म एनसीईआरटी ने डिस्कस किया हुआ है। जो डिस्कस किए हैं वही अपन डिस्कस करें, या जिनके बारे में राक्षस ने कहीं लिख दिया है छुपा के। बोर्ड के तो तुम सारे टॉपर ही हो। जैसे मैं बात शुरू करता हूं ना, सारे शुरू हो जाते, जग जाते हैं। बाजू वाले को कौन ही मार के बोलता, अबे उठ रहे, तेरा नंबर आ गया है, तेरे काम की बातें हो रही है अब। कि पढ़ाना बंद कर दिया इसने? हाँ हाँ हाँ, अब मैं सुनता हूं क्या कह रहा है। हमको पढ़ा रहा है, हमको। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे क्या? अगर लिविंग ग्रुप sp2 कार्बन पर है या sp कार्बन पर है, ना SN1 होगा ना SN2 होगा। और ये बात तुझे फिनोल में बहुत बार याद दिलानी पड़ेगी, क्योंकि तेरे को लगता है मैं हर OH को लिविंग, ऐसा नहीं होता है। टाइम आने पर बात करूंगा, क्योंकि आप लोग गजनी स्टाइल हैं, इसलिए अल्कोहल चैप्टर में ही OH की बातें करूंगा इस बार, वरना मैं पहले कर देता हूं। सुलटा दिया है क्या? एक एक बात तबीयत से समझ में आ गई है? इतनी लिखी हुई बात रिवीजन करोगे समझ में आ जाएगी। अब तुम बोलोगे सर एनसीईआरटी पढ़े क्या, सर एनसीईआरटी कैसे पढ़ूं? अबे तेरे पढ़ने से एनसीईआरटी समझ में आती तो एलन को इतना फीस काहे देता तू? एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये देखता था सारी एक्सप्लेनेशन आएगी एनसीईआरटी की, सारी एनसीईआरटी तेरी नोटबुक में छपेगी धीरे धीरे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट। और खतरनाक पॉइंट सी, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अबे सारी हवा तो निकलवा चुका है नीट वाले से, अभी बाकी है क्या? लिखिए, एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स, खतरनाक पॉइंट है भाई ये। एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स, एलाइल हैलाइड्स एंड बेंजाइल हैलाइड्स give SN2 reaction in good amount. Allyl halides and benzyl halides give SN2 reaction in good amount. Allyl halides and benzyl halides give SN2 reaction in good amount. ये आप कई दफा ये लाइन सुन चुके हैं, बहुत बोरिंग लाइन है। दूसरा लिखो, इसी में आगे लिखेंगे। अगले पर ध्यान देना, ऊपर वाली फर्जी है। क्या है? फर्जी। लिखिए, if living group is adjacent, if living group is adjacent to pi bond, ये खतरनाक लाइन है। if living group is adjacent to pi bond, ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड कैसा भी हो, पोलर नॉन पोलर फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन
ट्रिपल बॉन्ड। ये सारे पाई बॉन्ड रखने वाले हैं क्या? यस। चाहे पाई बॉन्ड आपका नॉन पोलर हो, चाहे पाई बॉन्ड आपका पोलर हो, बहुत जनता आपको मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग SN2 के रेट को बढ़ाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन रिच वाले बढ़ा देते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बढ़ाएगा, देखना। क्लियर? इफ लिविंग ग्रुप इज एडजेसेंट टू पाई बॉन्ड, लाइक ये लिख के क्लोज द ब्रैकेट, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीजेस, या रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी। किसके एडजेसेंट में है? पाई बॉन्ड के एडजेसेंट के ऊपर क्या लगा हुआ आपका? लिविंग ग्रुप। तो उसमें SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनना। पहली बात तो मुझे तुम्हें फर्क बताना पड़ेगा एलाइल और एलाइलिक में, बेंजाइल और बेंजाइलिक में, वरना तुम रायता फैलाओगे, कंफर्म फैलाओगे। एनसीईआरटी का लिखा हुआ क्वेश्चन तुम गलत कर दोगे। देखिए ये हमारे सामने कौन है? प्रोपीन। कौन है भाई लोगों? प्रोपीन। अगर प्रोपीन में इस sp3 कार्बन से एक H हटा दिया जाए, एक H हटाकर हम इसकी वैलेंसी क्या करते हैं? फ्री। कौन से वाली हटाना है? sp3 वाला। सो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज एलाइल। याद करो, मैं पहले बता चुका हूं, एलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल फ्री रेडिकल, एलाइल कार्बोनाइन, बताया कि नहीं बताया? सो दिस पर्टिकुलर यूनिट इज एलाइल। अगर एलाइल बोलेगा तो मैं नाम लिख दूंगा, लेकिन एलाइलिक अलग कहानी होती है। देखिए ये हमारे सामने, मान लीजिए आपने यहां पर क्या लगा दिया है? Cl लगा दिया है, तो बेटा इसी को ही बोल दिया जाएगा एलाइल क्लोराइड। क्या बोल दिया जाएगा? एलाइल क्लोराइड। मान लीजिए आपने ब्रोमीन लगा दिया, एलाइल ब्रोमाइड। OH लगा दिया, एलाइल अल्कोहल। सो एलाइल इज ए पर्टिकुलर यूनिट। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई चीज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नेक्स्ट पर लगा हुआ है, जैसे यहां पर है, अब आप बताइए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको एलाइल नहीं बोलते हैं, इसको एलाइलिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। इनको हम बोलते हैं बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। बस एलाइलिक हैलाइड में हम स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हम इतना बता सकते हैं कि जो हैलोजन है वो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। उसके अलावा कुछ नहीं बता सकते। अगर आपको कोई बोले कि एलाइल ब्रोमाइड की स्ट्रक्चर बना, नहीं बना सकता, सॉरी एलाइलिक ब्रोमाइड नहीं बना सकता। मैं इतना कह सकता हूं कि ब्रोमीन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 कार्बन पर है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। ये भी एलाइल हैलाइड है, यस। ये देखना, ये भी हमारे सामने क्या है? एलाइल हैलाइड। ये एलाइलिक हैलाइड है, सॉरी, और ये भी क्या है? एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक जब लग जाता है ना, तो आप स्ट्रक्चर नहीं बता सकते पर्टिकुलरली, बस ये बता सकते हो डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट sp3 पर है। लेकिन एलाइल के केस में पूरी इंफॉर्मेशन अपने पास होती है। पूरी इंफॉर्मेशन क्या होती है? अपने पास होती है। और इसके अंदर जो आपका ये रहता है अल्फा, ये कार्बन कौन सा मिलेगा? प्राइमरी। क्योंकि आप जानते हैं SN2 में हिंड्रेंस बहुत खतरनाक रोल प्ले करता है। SN2 रिएक्शन के अंदर हिंड्रेंस का बहुत ही ज्यादा रोल होता है। ऐसे ही ध्यान से देखिए, ये हमारे सामने कौन है? टोलिन। ये हमारे सामने है टोलिन। अगर इसमें भी sp3 कार्बन से मात्र एक H हटा दिया जाए, मात्र एक H, तो ये हटाने के बाद हमारे सामने बनता है, उसे बोलते हैं बेंजाइल। दिस पर्टिकुलर यूनिट इज नोन एज बेंजाइल। ये पर्टिकुलर यूनिट हमारे सामने क्या कहलाती है? बेंजाइल। दैट्स ऑल। अगर हैलोजन लगा दिया है तो इसे बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? बेंजाइल। इसे हम जानते हैं, दिस इज नोन एज बेंजाइल हैलाइड। और आप देख लीजिए बेंजाइल हैलाइड में भी ये प्राइमरी है। कैसा है? प्राइमरी। बेंजाइल के बारे में बात कर सकते हैं, बेंजाइलिक हम नहीं बता सकते। बेंजाइलिक में बस इतना बता देंगे कि वो जो है वो बेंजीन से नेक्स्ट sp3 पर है। ये देखिए, ये हमारे सामने जो लिखा हुआ है ये हैलोजन, ये बेंजाइलिक है, बेंजाइलिक हैलाइड है। मतलब जब बेंजाइलिक बोलेगा तो कोई स्ट्रक्चर का नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कि बेंजीन से नेक्स्ट sp3 पर हैलोजन है, बेंजीन से नेक्स्ट sp3 पर हैलोजन है। पहले आपको बहुत बेसिक बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी के अंदर सोल्ड एग्जांपल, जिसमें उसने लिखा है बेंजाइल ब्रोमाइड, फिर लिखा है डाइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ट्राइफिनाइल मिथाइल ब्रोमाइड। SN1 और SN2 दोनों का रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रखा उसने। सुलट जाओगे जुगाड़ से चलोगे तो। मैं जानता हूं तुम जुगाड़ जानते हो, इसमें एनायन बना बना के चेक करते हो। क्या करते हो? एनायन बना बना के चेक करते हो, हालांकि तुम्हें पता भी नहीं हम ऐसा कर क्यों रहे हैं। जाओगे चीजों में। पहले बताओ बेंजाइल बेंजाइलिक में डिफरेंस क्लियर है? यस। बेंजाइल कोई पर्टिकुलर यूनिट है सर, और बेंजाइलिक मतलब इतना पता है
एक बेंजीन से नेक्स्ट sp3 पर कोई चीज लगी हुई है, हैलोजन लगा हुआ है तो बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा, OH लगा हुआ है तो बेंजाइलिक अल्कोहल हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है तो बेंजाइलिक केटाइन हो जाएगा, दैट्स ऑल। लेकिन बेंजाइल बेंजाइल हमारे सामने एक पर्टिकुलर क्या होती है, यूनिट होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ चुकी है? जल्दी से छापेंगे, आगे बढ़ेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये हमारे लिए, और क्वेश्चन बनेगा यहां से कभी ना कभी, और सुलटेंगे हम लोग। सुलटा दिया है क्या? इधर साफ कर दूं? अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। देखिए ये हमारे सामने दिया हुआ है, CO बॉन्ड है, यस, CO बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर क्या लगा दिया आपने? नहीं है, ये क्या है? लिविंग ग्रुप। क्या है? लिविंग ग्रुप। भाई खतरनाक, धरती पर इससे बढ़िया SN2 देने वाला कंपाउंड नहीं, धरती पर इससे बढ़िया SN2 देने वाला कंपाउंड, जब भी कंपैरिजन आ जाए सबसे आगे इसको रखना। ये देखना अभी मिथाइल हैलाइड को भी सुलटा देगा, कई हजार गुना ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल हैलाइड से। किससे? मिथाइल हैलाइड। एक मिनट सर, आप मिथाइल हैलाइड के पीछे क्यों पड़े बात होकर? देखिए मैं इसलिए पढ़ा हुआ हूं क्योंकि इसमें हिंड्रेंस ना के बराबर है, और ये एल्काइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये एल्काइल हैलाइड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। यहाँ पर तीनों कौन है? अल्फा के ऊपर हाइड्रोजन, देखिए गौर से, और यहाँ पर अल्फा पर आप जानते हैं कोई ग्रुप लगा हुआ है, स्टिल इसमें हिंड्रेंस ज्यादा है, इससे ज्यादा रिएक्टिव निकल कर आता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव निकल कर आता है। और अगर अपन यही बात बेंजाइल के केस में करना चाहें, यही बात किस करना चाहें? बेंजाइल के केस में अगर हम करना चाहें, मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने हेलोजन लगा हुआ है, देखो दोनों के दोनों प्राइमरी होने चाहिए, अल्फा पर अगर तुमने H हटाकर बेंजीन लगाई, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, पूरा मामला सुलट। लिखा है बेंजाइलिक नहीं लिखा है, गौर से देखो, वापिस पढ़ो एक बार, तुमने क्या लिखा है? एलाइल लिखा है कि एलाइलिक लिखा है? एलाइल। बेंजाइल लिखा है कि बेंजाइलिक लिखा है? बेंजाइल, मतलब प्राइमरी होना चाहिए, वो हिंड्रेंस बड़ी खेल हो जाएगा। तो इसकी जो रिएक्टिविटी है वो लगभग मिथाइल हैलाइड के आजू बाजू निकल कर आती है, मिथाइल हैलाइड के आजू बाजू निकल कर आती है। ध्यान से सुनना, आपने मॉड्यूल में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें इसको ज्यादा रिएक्टिव माना हुआ है मिथाइल हैलाइड से, क्लियर? हालांकि ऐसा कोई डेटा है नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एलाइल। भाई एलाइल भी खूब जोर लगाता है, इसने जोर लगाया है, लेकिन ये मिथाइल से जीत नहीं पाया, ये मिथाइल हैलाइड से जीत नहीं पाया, लेकिन इसमें भी मिलता है। इससे ज्यादा रिएक्टिव कौन निकल कर आता है? मिथाइल हैलाइड। आप देख रहे होंगे यहाँ पर हिंड्रेंस है, यहाँ अल्फा कार्बन पर केवल हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर अल्फा कार्बन का एक अगर ग्रुप लगाया गया है, फिर भी ये इसका मुकाबला करने के लिए काफी पास आ जाता है, रिएक्टिविटी गजब की बढ़ जाती है, लेकिन ये मिथाइल हैलाइड से हार जाता है, मिथाइल हैलाइड से हार जाता है। ये तो गजब का ही रिएक्टिव है, ये तो गजब का रिएक्टिव है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है SN2 के अंदर। अब आप देखो बाजू वाला बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है, वो रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है, रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है। देखिए ये आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्वेश्चंस भी आपके सामने अगली क्लास में आएंगे। अब आते हैं रीजन पर, सर की रिएक्टिविटी इतनी ज्यादा बढ़ क्यों जाती है? देखिए रेट बढ़ा है रिएक्शन का। क्या बढ़ा है? रेट। रेट बढ़ने का मतलब है कि रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई होगी? कम। बंद कर दूं क्या? अभी तो ऐसी चल रही है, 2 मिनट का टाइम, वो बाहर अभी आराम से बोल रहे हैं तो आवाज अपने तक पहुंच रही है, उनको नहीं पता कितना सीरियस मैटर चल रहा है, 2-3 साल लगेंगे उनको यहां तक पहुंचने में। उनको लग रहा है कि इतने सारे क्यों बैठे, चले तो नहीं रहे। देखना, तबीयत से सुना मेरी बात को, तबीयत से। ये हमारे सामने है कौन सा? एलाइल हैलाइड। कौन है हमारे सामने? एलाइल हैलाइड। देखिए ऐसा नहीं है एलाइल हैलाइड में रेट नहीं बढ़ा है, बढ़ा है। आप जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं ना बेटा, उसमें क्या है? हिंड्रेंस बहुत कम है। आप इसके साथ सोच के देख रहे होगे कि सर आपने तो बोला रिएक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, यहाँ तो कद्दू रिएक्टिविटी नहीं बढ़ी। बढ़ी है, इसके लगभग आसपास आ जाता है, इसमें हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए रेफरेंस चल रहा। नॉर्मल 3 कार्बन वालों के साथ बात करोगे ना, इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3, ज्यादा रिएक्टिव निकलता है ये तो मिथाइल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो क्योंकि यहाँ पर हिंड्रेंस ना के बराबर है। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए अगर रिएक्शन का रेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है एक्टिवेशन एनर्जी
कैसे भी करके एक्टिवेशन एनर्जी कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम मतलब टीएस स्टेबलाइज हो गई होगी किसी कारण से। ध्यान से सुनना, अगर यहां पर न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, खतरनाक रीजन बता रहा हूं मैं आपको, अगर न्यूक्लियोफाइल, कौन सा कार्बन है ये, अल्फा, ये करेगा अटैक, बॉन्ड टूटेगा, खटैक, माना इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट नहीं है लेकिन ट्रांजिशन स्टेट तो है, ट्रांजिशन स्टेट तो है, ट्रांजिशन स्टेट हमारे सामने बनेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर जो आपका कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होती है टीएस में? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताइए प्लीज, क्या होती है? sp2, पहली बार बता रहा हूं क्या इसके पास एक p ऑर्बिटल होता है? यस, जहां से न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहा होता है और लिविंग ग्रुप बॉन्ड तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ ऐसा होता है क्या? यस, इट मींस एट दिस टाइम इट कंटेन्स ए p ऑर्बिटल। इस टाइम पर इसके पास क्या होता है? p ऑर्बिटल। मैं लेकर चलता हूं बैक टू जीओसी। मैंने बोला था जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन डायरेक्ट आए या ना आए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आत्मा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या है? आत्मा। बताइए, आपने जीवन भर ऐसे पढ़ा है, पाई के आगे पॉजिटिव, पाई के आगे नेगेटिव, पाई के आगे रेडिकल, कद्दू काम नहीं आएगी बातें। कब होता है मॉलिक्यूल में बताइए? कितने पी? क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? इसमें दो पी है, कितने? और क्या टीएस में कॉन्जुगेशन बनेगा? अगर टीएस में कॉन्जुगेशन बनेगा मतलब टीएस क्या हो जाएगी? रेजोनेंस स्टेबलाइज। अगर टीएस की स्टेबिलिटी बढ़ी, एक्टिवेशन एनर्जी घटा, रिएक्शन फास्ट। रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। ये कार्बन यहां पर पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। कैसा है? पेंटा कोऑर्डिनेटेड। इस और डेंसिटी बढ़ने लगती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इधर डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, इधर डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, तो क्या उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कर पाएगा पाई बॉन्ड? यस, आइदर ये इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर है उसका फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये टीएस को क्या करेगा? स्टेबलाइज। मतलब एक लाइन में हम खत्म कर सकते हैं इनका क्या? टीएस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। टीएस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जिनको रीजन नहीं जानना उनके लिए तो लाइन पहले लिख दी गई है, टीएस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर टीएस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम, और एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन क्या निकलेगी? फास्ट। लेकिन सर ये इतना ज्यादा क्यों? अभी बताऊंगा। देखो, पहले इन दोनों को कंपेयर करो। इसमें टीएस में केवल एक पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन होगा, जी हाँ, और इसमें कितने पाई बॉन्ड से कॉन्जुगेशन होगा? कितने से होगा? 3 से। तो इसकी टीएस ज्यादा स्टेबल निकलेगी। यस। अब आप पता क्या, आप जुगाड़ से सोल्व करते हैं क्वेश्चन में, यहां बना लेते हो नेगेटिव, यहां बना लेते हो नेगेटिव, फिर यहां पर एक बेंजीन और लगा देगा, आपको लगेगा वाह नेगेटिव तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। अबे अगर तूने चटाकर यहां पर बेंजीन लगाया तो टीएस में हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, तो रिएक्शन का रेट फिर गिरेगा। तो यहां पर 2 H होने ही चाहिए, हटाकर यहां पर दूसरा बेंजीन या डबल बॉन्ड लगाने की कोशिश की, हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्शन का रेट घट जाएगा, बिकॉज SN2 रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स हिंड्रेंस। जो टीएस तूने कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज करने की कोशिश की है उसको हिंड्रेंस से अनस्टेबल कर देगा, तू हिंड्रेंस से क्या कर देगा? अनस्टेबल। तो सोचना, अगर अपने पास एक ऐसा है जिसमें एक बेंजीन है, फिर दूसरी बेंजीन में लग जाए, तीसरी बेंजीन में लग जाए, जितने H हटाता जाएगा टीएस अनस्टेबल होती चली जाएगी और रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। लेकिन सर ये इतना आगे क्यों निकल कर आ गया है? अरे मूर्ख, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्पर्स करने की कोशिश करता है, यानी कि टीएस में कार्ब एनायन जैसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं। टीएस के अंदर कैसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं? कार्ब एनायन जैसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं। मान लीजिए तू मिथाइल को भूल जा, मिथाइल को भूल जा, अगर इन तीनों में से पूछे कि किसकी टीएस ज्यादा स्टेबल होगी, तो दिमाग में अल्फा कार्बन पर नेगेटिव सोच, दिमाग में अल्फा कार्बन पर नेगेटिव सोच, दिमाग में अल्फा कार्बन पर नेगेटिव सोच। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव। सबका पापा है एनायन को स्टेबलाइज करने में, बेंजीन नहीं है, लेकिन बेंजीन इससे ज्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है और उसमें कितने हैं? 3। तो यहां बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन बॉन्ड, या पाई बॉन्ड मैटर नहीं करते हैं। मतलब अगर हमारे सामने ऐसा कंपैरिजन आ जाए, ध्यान से सुन, मिथाइल से कंपैरिजन ना करवाए और इनमें कंपैरिजन करवा ले कि बताइए कौन ज्यादा रिएक्टिव निकलेगा। अगर अपन बात करना चाहें SN2 रिएक्शन में, मिथाइल ना दे, बस ये दे, तो क्या आप कंपैरिजन कर सकते हैं? जी हाँ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वो तो मेरे को याद था इसलिए लिख दिया, तुम्हें मिथाइल से बात भी नहीं करनी। हाँ, ये वाला जरूर याद रखना,
ये वाला जरूर याद रखना, ये 5 स्टार बात है, इसको पूछेगा ही पूछेगा। कब पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन पूछेगा ही पूछेगा। इन तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। यस, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। कौन सी टीएस ज्यादा स्टेबल है ये कैसा पता करेगा? क्या जुगाड़ दिया है मैंने? कौन सी टीएस ज्यादा स्टेबल है ये कैसे पता करेगा? अल्फा कार्बन पर दिमाग में नेगेटिव सोच ले। टीएस कार्बोनाइल लाइक कैरेक्टर रखता है, क्यों? क्योंकि ये कार्बन हो चुका है पेंटा कोऑर्डिनेटेड, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, उसे डिस्पर्स करने की कोशिश करेगा और जो वो स्टेबलाइज कर देगा। इसका मतलब ये अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन। दिमाग में नेगेटिव सोच, दिमाग में नेगेटिव सोच, दिमाग में नेगेटिव सोच। बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तो ये निकल कर आ गया है SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्या निकल कर आ गया है? SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर। बताइए किसी को कोई दिक्कत क्या? छापिए बेटा। रिएक्शन मैकेनिज्म में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएगा, पानी पानी कर दूंगा, बता रहा हूं। पेपर मैं बनाऊंगा और बढ़िया बनेगा, एनसीईआरटी के अंदर रह के। बाहर आके ये नहीं बोल सकता कि सर आपने एनसीईआरटी से बाहर बनाया। तेरे को दिखाऊंगा, 3 बार तेरे से पढ़वाऊंगा कि लाइन पढ़। हो सकता है तूने अंडरलाइन भी कर रखा उसको, क्योंकि यहां बातें अंडरलाइन करने से समझ में नहीं आती हैं। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अब देखना, एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बहुत सिंपल, और उसका कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेन। जहां जहां सही भारी एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहां तो चलते हो तुम जुगाड़ से, और जहां जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वहां तुम भारी भारी बातें करते हो। जरूरत ही नहीं पड़ती है, जानबूझ कर करते हो। तुम्हें पता ही नहीं होता वास्तव में कि तुम क्या पढ़ रहे हो, कैसे रिलेट करना है सब्जेक्ट को, कुछ नहीं। कई बार तो पढ़ाने वाले को खुद को एहसास नहीं है, क्या ये बोलकर भी यहां से बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। बहुत सारी बातें ऐसी है। ये सुलटा दिया है। अब कुछ लोग बाहर आके मेरा दिमाग खराब करेंगे, सर मतलब SN2 में कार्बोनाइन इंटरमीडिएट है। वाह, बहुत बढ़िया। 1 घंटे 45 मिनट पे पानी तूने 1 सेकंड में फेर दिया। साफ लिखा है देयर इज नो इंटर। ये कार्ब एनायन जैसे कैरेक्टर TS में डेवलप हुए हैं। तो TS जिसकी जितनी ज्यादा स्टेबल, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी कम, रिएक्शन उतनी फास्ट। दैट्स ऑल। क्लियर? तो ये जुगाड़ बताया, दिस इज नॉट द रियलिटी, ये जुगाड़ है। क्योंकि ये जुगाड़ तो तेरा यही फेल हो गया। देख, नेगेटिव सोच, नेगेटिव सोच ज्यादा स्टेबल, तो ये हो गया ना फेल। तो ये तो लेकिन आपसे कंपैरिजन इस टाइप वाले देंगे, मिथाइल के साथ कंपैरिजन ही नहीं करवा। ये तो मेरे को याद था इसलिए मैंने लिख दिया है, क्योंकि हर स्टैंडर्ड बुक साथ एक्सप्लेन किया है। और वो पूछेगा, पूछते हुए उसको कभी दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन पूछ लेगा उसके बाद कोई मतलब नहीं रह जाएगा, दोबारा नहीं पूछेगा इस बात। अब आपसे एक आखिरी क्वेश्चन, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बताइए क्या ये SN2 रिएक्शन देगा कि नहीं देगा? क्या ये SN2 रिएक्शन देगा? क्यों नहीं देगा? क्या? अच्छा, कितने लोगों का मानना है कि ट्रांजिशन स्टेट के अंदर यहां पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकते? यस, एक बच्चे ने बहुत सिंपल कि सारे TS में sp2 TS। यहां तो तेरे को समझाने का भी तू TS को, और यहां तो लिखता है अबे सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है, 3 डिग्री है। कैसा है सर? याद नहीं आया मेरे को TS, वहां पर ब्रेडशुल याद नहीं आया। क्यों जरूरत है ब्रेडशुल की? 3 डिग्री वैसे नहीं देगा। इसको भारी बनाने की कोशिश कर रहे हो। 2 एक्सप्लेनेशन है इसकी। पहली एक्सप्लेनेशन 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। कैसा है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अभी पढ़कर आए, सिग्मा बॉन्डिंग कंप्लीटली सील्ड होता नहीं दे पाएगा SN2। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन TS नहीं एक्वायर कर पाएगा ये। क्यों? क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में जिस कार्बन पर लिविंग ग्रुप जुड़ा होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने लगती है? sp2।
न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप कहां पर आने लगते हैं? 180 पर sp2 होने लगता है। इसमें sp2 आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? ब्रेड सूल क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा वरना। तो यहां पर ऐसा हो नहीं सकता। दोनों एक ही बात एक्सप्लेन करते हैं, नो SN2। लेकिन हमें इतना भारी पढ़ने की जरूरत थी क्या? नहीं। 3 डिग्री है, नहीं बोलेंगे भारी, बताओ सर भारी, क्योंकि ये वाला 3 डिग्री है तो याद रह जाएगा हमें। ये तो क्या रह जाएगा? याद। ऐसी चीज बताओ जो हमें टाइम पर याद ना आए, भारी लगनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।